हेलो गाइस, आज यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे हम एनिमल न्यूट्रिशन की। और सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। एनर्जी का जो वैल्यू है आपको खुद से याद करनी पड़ेगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे इस लेक्चर में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेन अगर आप मेरे को बोले कि सर आप 2 वर्ड में बता दो कि क्या पढ़ाने वाले हो, तो एनर्जी और प्रोटीन का रिक्वायरमेंट क्या है, इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, चलिए जी। सबसे पहले यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आप लोगों के पास। पीपीटी ऑलरेडी लेक्चर से पहले आ जाती है। अभी आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए गए हैं। एनपीएन भी काफी इंपॉर्टेंट है और लाइव लेक्चर में तो मैंने उसको काफी डिस्कस किया गया है, यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। हाँ जी, एनर्जी रिक्वायरमेंट में सबसे पहले ये मेथड देखेंगे। ये वो मेथड्स हैं जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या कैलकुलेट करते हैं कि एनिमल की मेंटेनेंस के लिए एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होती है, या मैं सिंपली बोल दूं मेंटेनेंस एनर्जी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला मेथड है स्लोटर एक्सपेरिमेंट्स। इसमें क्या करते हैं, काफी सारे एनिमल्स को हम ले लेते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए मानते हैं 2 ही एनिमल थे, हालांकि एक एवरेज होता है बहुत सारे एनिमल्स का। ये एनिमल जो था, ये पिग जो था, पिग लगा लीजिए, पिग हमने लिया इस केस में। इसके अंदर थी 50,000 किलो कैलोरी थी, 50 लिखा है मैंने, यार 50 समझ लो इसको, और सिंप्लिसिटी करते हैं। 50 किलो कैलोरी एनर्जी थी इसके अंदर। ये तो थोड़ा प्रैक्टिकली लेते हैं, 50,000 थी, ठीक है, 50,000 कैलोरी एनर्जी थी इसके अंदर। इस पिग को हमने स्लोटर किया तो इसके कंपोजिशन को हमने पूरा इससे एनर्जी निकाला, 50,000 किलो कैलोरी इसमें एनर्जी थी। उसके बाद हमने इसको 1 महीने तक खाना खिलाया। जो खाना हमने खिलाया उसमें मान के चलो 60,000 हमने 60,000 किलो कैलोरी का हमने इसको खाना खिला दिया ओवर अ मंथ। एक दिन का नहीं बता रहा, पूरे महीने का बता रहा हूँ। 60,000 किलो कैलोरी वाला जिस फीड में इतनी एनर्जी थी, वो उसने धीरे धीरे करके पूरा 1 महीने के दौरान 60,000 किलो कैलोरी एनर्जी कंज्यूम कर ली। अब इसको हमने फिर से स्लोटर किया। अब इसको स्लोटर करने से हमें क्या पता लगा, इसका जो बॉडी कंटेंट था वो 55,000 किलो कैलोरी एनर्जी था। इससे का क्या मतलब है, इसने वेट गेन किया। लेकिन हम क्या बोलते हैं, अगर मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर है तो ना तो बॉडी वेट गेन होना चाहिए और ना कम होना चाहिए। वो एक अलग बात है, वेट गेन हो गया तो वेट गेन हो गया है तो उसको माइनस कर देते हैं, उसको मानेंगे नहीं। कैसे माइनस करते हैं, आ जाओ देखते हैं। 50,000 किलो कैलोरी स्टार्टिंग में था, फूड खिलाया 60,000 किलो कैलोरी का इसको, अब 55,000 किलो कैलोरी बचा हुआ है। तो 50 तो पहले ही था इसमें, अब वेट गेन कर दिया। कितने में वेट गेन हुआ इसका, ये जो 5,000 किलो कैलोरीज है, 5,000, ये 50,000 है, ये 55,000 है, 5,000 का डिफरेंस हुआ ना। तो ये 5,000 हमने इसकी स्लोटर करके देखा तो कंपोजिशन में एक्स्ट्रा था, यानी कि इसकी वजह से इसका वेट गेन थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, तो इसको हमने इंक्लूड नहीं किया, इसको हमने निकाल दिया। कैसे निकाल दिया बताता हूं। हमें ये पता है कि इसने एनर्जी कितनी कंज्यूम करी, 60,000 किलो कैलोरी फीड के अंदर थी। अब बॉडी में टोटल कितनी रही उसकी, 50,000 तो पहले ही थी बिल्कुल स्टार्टिंग में। उसके बाद खा खा करके हमने देखा तो 55,000 हुई टोटल, यानी सिर्फ 5,000 ही इसकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जो एनर्जी थी वो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हुई है। ठीक है, फीड कितना दिया था, 60,000 किलो कैलोरी का दिया था। बॉडी में कितनी लगी है, 5,000 लगी है, तो बाकी की 55,000 कहां चली गई, फीड में तो 60,000 किलो कैलोरी एनर्जी थी, तो बाकी की 55,000 किलो कैलोरी एनर्जी कहां चली गई। ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए यूज हुई है। ये 30 डेज के दौरान 55,000 किलो कैलोरी यूज हुई है। इसको हम अगर एक दिन का निकालेंगे तो वी विल डिवाइड इट बाय 30, इसको 30 से हम डिवाइड कर देंगे तो वो डेली की मेंटेनेंस एनर्जी निकल करके आ जाएगी। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं आपका स्लोटर एक्सपेरिमेंट्स। सीधा से निकलेंगे। बीएमआर यूजिंग कैलोरीमेट्री। बीएमआर क्या होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। यूजिंग कैलोरीमेट्री कैसे निकाल रहे हैं भाई, ये मैं सारा लेक्चर 1 में बता चुका हूं, बार बार इसको सुनना है तो फिर से बता सकता हूं। बट बीएमआर आप बोल दो या एफएमआर भी बोल देते हैं इसको, फास्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी बोल देते हैं। अब फास्टिंग से मतलब क्या हुआ, या बेसल मेटाबॉलिक रेट से क्या हुआ, जो भी एनिमल फीड खा रहा है या ले रहा है, इंजेस्ट कर रहा है, वट एवर एनिमल इज इंजेस्टिंग, तो उसमें क्या होगा, डाइजेशन होगा, एंड डाइजेशन विल टेक एनर्जी, एनर्जी लॉसेस होता है उसमें। उसके बाद क्या होगा, अब्जॉर्प्शन। अब ये भी एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, उसमें भी एनर्जी लॉस होगी। तो ये मान के चल रहे हैं कि जो एनिमल, यहां पे पूरा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा सब चारों के बारे में, अगली स्लाइड है, सब कुछ लिखा हुआ है सबके बारे में। बट मैं ये सारी कहानी जो है आपकी वर्ड फाइल वाली, आपको एक कहानी की रूप में मैं बताने की ट्राई कर रहा हूं। वो फार्मूले और कैलकुलेशन किधर नहीं मिलेगी आपको, बट एक आइडिया आपको हो जाए इसलिए मैंने बता दिया। नहीं समझ में आया, टेंशन नहीं लेने का। थ्योरी में जो है वो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, उसकी टेंशन मत ले, उतना ही लिखना है एग्जाम में।
बीएमआर यूजिंग कैलोरीमेट्री। बीएमआर क्यों निकाल रहे हैं, कोई मेरे को बताएगा? हम सिर्फ बीएमआर की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट की ही क्यों बात कर रहे हैं? कुछ और क्यों नहीं निकाल रहे? खाना खाने के बाद क्यों नहीं निकाल रहे उसका? क्यों? क्योंकि हमें एनिमल की डाइजेशन वाली एनर्जी नहीं निकालने की। डाइजेशन के लिए कितना लग रहा है? सिर्फ जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर रहा है एनिमल, सिर्फ जो मिनिमम रिक्वायर्ड फंक्शंस है, उनके बिना एनिमल मर जाएगा। उन फंक्शंस के लिए कितना एनर्जी चाहिए? वो होता है मेंटेनेंस एनर्जी, जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे कि हार्ट बीट, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन, जैसे कि किडनी का फिल्ट्रेशन। तो वो कब पता लगेगा? जब एनिमल सिर्फ इन फंक्शंस के लिए ही अपनी एनर्जी को यूज करेगा। उस एनिमल को पकड़ के डालेंगे कैलोरीमीटर में। जब एनिमल सिर्फ इन फंक्शंस को यूज कर रहा है, वो 3 चीजों का या मिनिमम 2 चीजों का ध्यान रखें। क्या? एक तो उसके पेट में फीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें डाइजेशन से जो हीट लॉस हो रहा है वो नहीं चाहिए। हमें एनिमल की बॉडी का सिर्फ वो हीट लॉस चाहिए जो सिर्फ वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन जिस टाइम पे करता है उस टाइम पे लॉस करे। क्यों? क्योंकि वो हीट लॉस ही सही मायने में दिखाएगा कि इन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए ये हीट लॉस होता है, तो इनमें इतनी एनर्जी लग रही होती है। इसलिए उसको कैलोरीमीटर में रखा। हमने ये मेक श्योर किया उसने जो फीड है कंज्यूम नहीं किया है। अगर कंज्यूम किया था तो वो पोस्ट अब्जॉर्प्टिव स्टेट में, अब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहा, पता लगे नहीं फीड कंज्यूम नहीं किया है, सुबह किया था। उसके बाद वो आपको पता ही है जो रूमिनेंट होते हैं, सुबह खाना खाया तो शाम तक चलता रहता है उनका, तो वो मेक श्योर करते हैं कि जितना भी खाना था उनके पेट में खाना ना हो, पोस्ट अब्जॉर्प्टिव स्टेट में हो, अब्जॉर्प्शन पहले से हो चुका हो। तो बेसिकली जो नॉर्मल बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, जो चलता ही चलता है बॉडी में, तो वो उस बीएमआर की हीट को ही कैलकुलेट किया जाए। उस बीएमआर का मतलब जो बेसल चल रहा है फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन चल रहा है, वो जब बीएमआर कर रहा है एनिमल, उसके बीएमआर से जो हीट रिलीज हो रही है उसको कैलोरीमीटर से काउंट कर लेंगे। और वो हीट जो है वो क्या है? एनर्जी है। तो उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको हम एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या पता लगता है उससे? उस एनर्जी को कैलकुलेट करने से यह पता लगता है कि बेयर मिनिमम फंक्शन, यानी कि जो बीएमआर वाले फंक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, उनसे जो बीएमआर है वो इतना हीट, इतना एनर्जी रिलीज कर रहा है। और एनिमल को मिनिमम बीएमआर के लिए या मिनिमम सिर्फ फिजियोलॉजिकल फंक्शन को चलाने के लिए इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, यानी कि मेंटेनेंस एनर्जी उसका हमने कैलोरीमीटर से निकाल दिया। हमने मेक श्योर किया कि जो फीड था उसने नहीं लिया हो, पोस्ट अब्जॉर्प्टिव स्टेट में हो एनिमल, और जो कैलोरीमीटर में एनिमल का जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर कैलोरीमीटर में रखा जाए, ताकि अपना टेम्परेचर, अपना थर्मो रेगुलेशन करने के लिए एनिमल हीट को लॉस ना करे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हुआ ये। तो यहां पे देखो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इवन मेरे को भी बोलते बोलते चला जाता हूं मैं कई बार। यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं? एनर्जी निकाल रहे हैं। कई बार दिमाग से प्रोटीन निकल जाता है, थोड़ा सा आप समझ जाना अगर गलती से निकला हो इससे पहले, इसी स्लाइड में प्रोटीन मैंने बोल दिया हो तो। यहां पे हम एनर्जी फॉर मेंटेनेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा? स्लोटर एक्सपेरिमेंट में ये प्रोटीन में भी आएगा, जब लास्ट वाली स्लाइड है ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें, लेकिन ये एनर्जी में भी यूज करते हैं। स्लोटर एक्सपेरिमेंट वाला हम एनर्जी के अंदर भी यूज करते हैं। प्रोटीन का जब वो करेंगे मेथड ऑफ एस्टिमेशन फॉर प्रोटीन फॉर मेंटेनेंस, उसके अंदर भी ये स्लोटर वाला आपका आ जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैंने भी थोड़ा गलती से लगता है प्रोटीन बोल दिया, बट आप समझ गए होंगे होपफुली। बीएमआर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें मेंटेनेंस एनर्जी निकालना है। तो मिनिमम जो भी फंक्शंस हैं एनिमल की बॉडी में, वो जो फंक्शन चल रहे हैं उनसे जो हीट निकल रही है, कैलोरीमीटर से वो हीट मेजर करेंगे और हमें समझ में आ जाएगा हीट क्या होती है, एनर्जी होती है। तो मिनिमम फंक्शन जो चल रहे हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, उनसे जो हीट निकल रही है, तो मतलब उतना एनर्जी रिक्वायर्ड है उन फंक्शंस को चलाने के लिए। ठीक है, अब चलो इसको मैं बाद में देखता हूं। फीडिंग ट्रायल्स की और बात कर लेते हैं। फीडिंग ट्रायल्स का तो कुछ है नहीं, फीडिंग करवा दी, एनिमल की डाइजेस्टिबिलिटी चेक कर ली, उसके बाद कितना उसकी बॉडी के अंदर रह रहा है और उसकी बॉडी के अंदर कितना रिटेन कर रहा है, और कितना रिटेन करना चाहिए, उतना रिटेन करना चाहिए कि उस एनिमल का बॉडी का वेट जो है वो स्टेबल रहे, ना तो बढ़े और ना ही घटे। उसके अकॉर्डिंगली हमें फीडिंग ट्रायल्स को चलाना है। और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एंड तक अगर बॉडी वेट स्टेबल हो जाता है एनिमल का, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ इतना फीड दे रहे हैं तो एनिमल का बॉडी वेट स्टेबल रहता है। उससे क्या पता लग जाएगा? मिनिमम एनर्जी मेंटेनेंस के लिए ये चाहिए। इस मेथड से ही पता लग सकता है। अब आखिरी मेथड आता है रिग्रेशन वाला। तो रिग्रेशन जो एनालिसिस है, हम डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल पे निकालते हैं फीड इनटेक का। रिग्रेशन एनालिसिस ऑफ फीड इनटेक एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? एनिमल एक ही फेज में तो रहता नहीं है, बच्चा है फिर ग्रो करेगा, फिर लैक्टेशन में भी आ सकता है, फीमेल है तो जेस्टेशन में भी जा सकती है, राइट? तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हम एनर्जी का क्या करते हैं?
कैलकुलेट करते हैं कि इस प्रोडक्शन लेवल पे इसको इतना एनर्जी चाहिए, इस पे इतना चाहिए, इस पे इतना चाहिए। या फिर आप ये देखिए, मैं ग्राफ बताता हूं। ये जो ग्राफ है, ये एनर्जी है नीचे, और ये इस साइड में क्या है, वेट गेन है। ये होती है रिग्रेशन लाइन, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं डॉट बना रहा हूं यहां पे, ये मत समझना एनर्जी बढ़ा रहा हूं, नहीं, एनर्जी मतलब अब एक पॉइंट पे तो कहां पे बताऊं, बताना है तो ऐसे इंपॉसिबल है ना, बता नहीं सकता हूं मैं, इसलिए मैं डॉट बना रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ये वाला जो है, ये जो लेवल है, ये क्या है, ये वाला लेवल, ये वो लेवल है जब रिग्रेशन लाइन यहां पे इंटरसेक्ट कर देगी इसको, तो यहां पे ये है एनर्जी लेवल। ये नहीं है कि एनर्जी यहां पे बढ़ती चलेगी, ऑब्वियसली बढ़ रही है, बट इस लाइन के लिए नहीं बढ़ रही है, वो इस रिग्रेशन लाइन के लिए ये है एनर्जी, और ये वेट गेन। जितना एनर्जी देते जा रहे हैं उतना वेट गेन होता जा रहा है। ये रिग्रेशन लाइन है इसकी प्रॉपरली। तो ये जब रिग्रेशन लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है ना यहां पे, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे है ये 0 लगा लीजिए, क्या है ये, वेट, और एनर्जी यहां पे है इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पे 10 या 100 किलो कैलोरी। तो इस ग्राफ में आप चाहें तो नोटबुक में बना सकते हैं, ये है रिग्रेशन लाइन, और ये यहां पे कर रही है इंटरसेक्ट, और जब ये इंटरसेक्ट करती है तो इस पे जो एनर्जी वाला ये वाला जो एक्स एक्सिस है, यहां पे 100 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो यूज हो रही है। बट 100 किलो कैलोरी को यूज करने के बाद एनिमल का जो बॉडी वेट गेन है, जो ये वेट गेन है, ये कितना है, ये 0 है। और ये वेट गेन 0 है का मतलब क्या हुआ, एनिमल को एनर्जी भी दे रहे हैं, बावजूद उसके उसका वेट गेन ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एनिमल को ये वाली जो एनर्जी हमने दी है वो क्या है, मेंटेनेंस एनर्जी है। निकालते कैसे हैं, अलग अलग करके, नॉर्मली ये ऐसे डॉट्स आ जाएंगे, भैया इतनी एनर्जी देते हैं, यहां पे लगा लीजिए ये है 500 देते हैं तो वेट गेन हो जाता है 20 kg, तो यहां पे डॉट बन जाएगा इसका, ये वाला पॉइंट लेके और ये वाला पॉइंट लेके यहां पे बन जाएगा। अगर 1000 देते हैं तो हो जाता है 25, तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ऐसे करके। तो ये जो ग्राफ है आप चाहे तो बना करके भी आ सकते हैं, रेग्रेशन लाइन का है। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया, हालांकि बनाने की जरूरत नहीं है, ना चाहो तो ना भी बनाओ। मैंने ग्राफ डाला भी था, फिर मैंने डिलीट कर दिया वो, मैंने कहा ज्यादा नॉलेज हो जाएगा वो, बट एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट आता है ना, रिग्रेशन एनालिसिस ऑफ फीड इनटेक एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या ही बात बोल दी। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी इसका फिर से एक कंक्लूजन देता हूं, अभी भी समझ में नहीं आया तो इसमें सिंपल ये बोलना चाहता है, रिग्रेशन जो एनालिसिस है, ये डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है, बच्चा है या लैक्टेशन में है, ये डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन हैं। इन डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे डिफरेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है इनको कंप्लीट करने के लिए। तो उसी चीज को एक्स्ट्रापोलेट करके ग्राफ पे बना करके क्या करेंगे, उसका रिग्रेशन एनालिसिस निकालेंगे, और हमें यह पता लग जाएगा अगर एनिमल उस प्रोडक्शन में इतना एनर्जी ले रहा है, इसमें इतना ले रहा है, इसमें इतना ले रहा है, अगर कोई भी प्रोडक्शन नहीं ही कर रहा होगा तो मिनिमम मेंटेनेंस के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, फार्मूले से निकल जाती है ये चीज, ग्राफ से निकल जाती है ये चीज। तो इस रिग्रेशन एनालिसिस में ये बोलना चाह रहा था। अभी आप लोगों को पढ़ के दिखा देता हूं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा यहां पे टाइम लगाना जरूरी था आपके लिए। मेजरिंग बेसल और फास्टिंग मेटाबॉलिक रेट यूजिंग कैलोरीमेट्री, ठीक है। कैलोरीमीटर में रखा एनिमल को, और कुछ 3 चीजों का ध्यान रखा, एक तो खाना नहीं दिया, दूसरा अगर पहले दिया था वो भी पोस्ट अब्जॉर्प्टिव स्टेट में है, और जो तीसरा जो है न्यूट्रल एनवायरनमेंट में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां पे थर्मो रेगुलेशन कर रहा है अपना एक को गर्म करने के लिए एनिमल, तो वो चीज नहीं है। आफ्टर द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन इंजेक्शन इसमें नहीं हो रहा है, हैज स्टॉप्ड, पोस्ट अब्जॉर्प्टिव स्टेट में है एनिमल, सिंपल बीएमआर कर रहा है, अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन चला रहा है, और इससे जो हीट रिलीज होगी उसको हम कैलोरीमीटर से देख लेंगे तो पता लग जाएगा मेंटेनेंस के लिए कितना चाहिए। कंडक्टिंग फीडिंग ट्रायल्स विद मैच्योर नॉन प्रोड्यूसिंग एनिमल्स फेड एट द मेंटेनेंस लेवल, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ये फीडिंग ट्रायल्स के अंदर मैंने आपको बताया था वही है। ये बुल है जो कि इसको हमने ना तो इसका बॉडी वेट गेन करवाना है ना ही लूज करवाना है, उसको मेंटेनेंस के लिए हम फीड देते रहेंगे। बॉडी वेट बढ़ेगा तो थोड़ा कम कर देंगे, कम होगा तो थोड़ा ज्यादा कर देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब उसका वेट जो है वो स्टेबल है, ना तो कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। उससे हमें पता लग जाएगा कि ये एनर्जी फीड जो दे रहे हैं इससे इतना एनर्जी मिल रहा है एनिमल को जिससे उसका वेट स्टेबल रह रहा है। पढ़ के देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, यही बात लिखी हुई है इसके अंदर।
रिग्रेशन एनालिसिस ऑफ फीड इनटेक एंड एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इसमें भी आपको ये आपका वर्ड फाइल मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया था, बट ये स्टैटिस्टिकल मेथड है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। किसी को ज्यादा ही है बनाने का तो ऐसा बना सकते हैं, ये रिग्रेशन लाइन हुई, ये डॉट डॉट करके बना सकते हैं। ये जो है एनर्जी फॉर मेंटेनेंस हुई, या MEM लिख सकते हैं यहाँ पे, एनर्जी फॉर मेंटेनेंस हुई। और इसको रिग्रेशन लाइन को अगर आप एक्सटेंड करोगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट होगी, यहाँ पे वेट गेन जो है ये 0 है, एनर्जी कुछ ना कुछ लगी रही है, तो ये वो मिनिमम एनर्जी है जिससे वेट गेन तो 0 है, बट मेंटेनेंस के लिए वो काम में आती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको, वी कॉल इट एनर्जी फॉर मेंटेनेंस, ठीक है। कंडक्टिंग स्लोटर एक्सपेरिमेंट टू एस्टिमेट मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, ये स्लोटर वाला मैंने बताई दिया आपको। एक्चुअली मैंने पहले प्रोटीन में भी घुस गया था बीच में, एनर्जी का ही चल रहा था, ठीक है, वो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, क्योंकि दोनों का सेम ही रहता है इसमें। चलिए जी, एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ, वो तो हमने देख ही लिया, बट ये ग्राफ बताना चाह रहे हैं। जो ग्रोथ का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो सिग्मोइड होता है। सिग्मोइड की बोल रहा हूं, चलो ये थोड़ा सिग्मोइड आपको दिख नहीं रहा ऐसे करके, यूं एस टाइप में, यूं तो फील नहीं आ रहा, यूं करके। ये यूं करने का मतलब क्या है ये समझ लो। जैसे जैसे जो बच्चा होता है ना, एक उम्र तक उसकी हाइट ग्रोथ उतनी नहीं होती है, बट उसके बाद हाइट मान लो, या उसका मान लो वेट, ओवरऑल बॉडी मास मान लीजिए, एक उम्र तक उसका जो बॉडी मास है, हाइट है, बॉडी मास ही मानो, हाइट भी छोड़ दो, जो क्योंकि यहां पे वेट लिखा हुआ है, तो जो वेट है एक उम्र तक बहुत कम बढ़ता है। जैसे ही उस एज के बाद एक ऐसी एज आती है जिसमें जो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है एनिमल, एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, तो मतलब समय तो कम बीत रहा है बट वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और जो टाइम है, जो समय है, वो एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है। तो यहां से लेके यहां तक आप देखोगे सिर्फ इतना समय गया है, बट वेट जो है, वेट का प्रपोर्शन देखो, यहां से लेके यहां तक इतना वेट बढ़ गया है, सिर्फ इतने से टाइम में इतना ज्यादा वेट बढ़ा है। ये ग्राफ ये बोलना चाह रहा है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को? इतने से टाइम में इतना ज्यादा ग्रोथ इस एनिमल ने दिखाया है एक पर्टिकुलर एज में। उसके बाद क्या होगा, एज बढ़ती चली जाएगी, कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा, एक टाइम पे जाके रुक जाएगा ना एनिमल। ऐसा तो नहीं है ना 100-150 किलो का कोई इंसान है या जानवर, कोई 400 किलो का है, वो समय के साथ बढ़ता 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 वो पूरा जिएंट बन जाएगा, ऐसा 10,000 किलो का हो जाएगा। तो एक एज ऐसी होती है, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। उस एज के बाद क्या होता है, ये वेट जो है कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद ग्रोथ नहीं करेगा एनिमल। और ठीक ऐसा ही बचपन में भी आप कितना भी खिला लो, शुरू में वो इतनी ग्रोथ नहीं करता है, उसके बाद एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और उसके बाद फिर यूं। तो स्टार्टिंग में इतना ग्रोथ नहीं है, फिर एक्सपोनेंशियल है, और फिर एज तो बढ़ेगी बट वेट रुकना बढ़ना बंद हो जाएगा, ये सिग्मोइड हो जाएगा। तो इसलिए सिग्मोइड बोलते हैं इसको। ये देखो यूं करके एस टाइप में लग रहा है ना ये, इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मोइड कर्व बोलते हैं इसको। ग्रोथ ये फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हैं आप लोग, बट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे भी एक आइडिया आपको हो गया होगा। चलिए जी हाँ, आप में से कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर वो लैक्टेशन में आपने बताया कि मेंटेनेंस एनर्जी, उसके बाद प्रोडक्शन में लैक्टेशन, वो लैक्टेशन होता है, जेस्टेशन होता है, और आपका रिप्रोडक्शन के लिए भी प्रोडक्शन यूज होता है, या जो ग्रोविंग जो काव्स होते हैं उनमें प्रोडक्शन के लिए एनर्जी यूज होती है। तो कृपा करके ये बताएं, जो लैक्टेशन वाला है उसके अंदर क्या लिखे, कंटेंट नहीं मिल रहा है इतना, तो कंटेंट यहां पे निकाल के ले गया हूं आप लोगों के लिए, ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए। लैक्टेशन में मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसको जितना एनर्जी चाहिए ना, उससे भी ज्यादा एनर्जी चाहिए किसको, लैक्टेटिंग एनिमल को। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो लैक्टेशन में एक दिन ही दूध देगा, वो हर दिन दे रहा है, हर दिन उसकी एनर्जी निकल रही है, हर दिन में भी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम की तो 2 बार एनर्जी बाहर जा रही है, और 3 टाइम की तो 3 बार एनर्जी बाहर जा रही है। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर प्रेग्नेंट एनिमल में ज्यादा होनी चाहिए एनर्जी। अरे काफी है, वो थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए उसको ग्रो करने के लिए। बट अगर मिल्क सुबह को, दोपहर को, शाम को निकाल रहे हो, हर रोज निकाल रहे हो लैक्टेटिंग एनिमल्स का, तो ऑब्वियसली उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो भी प्रेग्नेंट एनिमल से ज्यादा होगी। अब उसमें डाउट नहीं बचना चाहिए। चलो ये राम कहानी यहां पे बताना चाह रहा है कि ज्यादा एनर्जी चाहिए मिल्क में, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा चाहिए। क्यों? वो डिपेंड करता है फैट कंटेंट कितना है उसका, जितना ज्यादा फैट होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा। और जो मारा मारी है इंडिया के अंदर, डाइट नहीं मिलती, एनर्जी कंप्लीट नहीं होती बेचारों की, पर कैपिटा कुछ है ही नहीं, तो उसके लिए इसको बेस बनाया गया, फैट को बेस बनाया गया। हालांकि और भी रीजन है इसके, जो फैट कंटेंट होता है, आपको डॉक्टर अनुपमा ने बताया होगा मैडम ने, कि एफसीएम का फार्मूला क्या होता है, और इसको 15 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं और 0.4 से क्यों करते हैं। उन्होंने बताया होगा एफसीएम पहले तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए करते हैं, 4% पे निकालना है सबका। ऐसा तो नहीं है कि
कछुए की दौड़ आप बंदर से लगवा रहे हैं, तो उनको पहले एक स्टैंडर्ड पे लेके आना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड क्या है? 4% होता है एफसीएम के अंदर। तो 4% आप स्टैंडर्ड पे लेकर के आए तो उसमें वेरिएबल होता है, मिल्क किसी का ज्यादा है, किसी का मिल्क कम है, किसी का फैट ज्यादा है, किसी का कम है, कुछ भी, ये सारी वेरिएबल चीजें होती हैं। बट इस फार्मूले के अंदर आप किसी भी भैंस का मिल्क ला करके रखोगे तो ये कैलकुलेट करके बता देगा 4% एफसीएम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या बन रही है। फैट जो होता है एक मिनट, हाँ, फैट जो होता है, ये टोटल फैट यील्ड जो है, इसको करते हैं 15 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि फैट होता है महंगा। फैट क्या होता है? महंगा। क्यों महंगा होता है? क्योंकि एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि 2.25 हमने पढ़ा है फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू होती है, जो प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की 4 किलो कैलोरी होती है, और जो फैट होता है उसकी फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू होती है 9 किलो कैलोरी। एनर्जी सबसे ज्यादा, पैसा सबसे ज्यादा, तो दाम भी सबसे ज्यादा। तो फार्मूले में इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको? टोटल फैट यील्ड को। जबकि ये जो बेचारा सिंपल मिल्क बचा, यानी कि जो सॉलिड नोट फैट बचा, इसको तो हम बेचारे को 0.4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उतनी ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा मिल्क भी दे रही है तो उतनी ज्यादा वैल्यू उसकी नहीं बनेगी, जब तक कि कोई बारीकी वाली बात ना हो। बिल्कुल ठीक है। अब एफसीएम वाला फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमारा न्यूट्रिशन में क्या चल रहा था? हमने क्या निकाला था? नेट एनर्जी। नेट एनर्जी मेंटेनेंस के लिए, प्रोडक्शन के लिए। मेंटेनेंस के लिए हमने राम कहानी बता दी, लिख देंगे। बची बात प्रोडक्शन की। अब प्रोडक्शन में भी लैक्टेशन का पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्या आया? लैक्टेशन का आया। मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि लैक्टेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन आया। अभी तो निकाल के नहीं दिखा सकता हूं, बट होपफुली आपने देखा होगा तो याद होगा आप लोगों को। लैक्टेटिंग जो एनिमल है उसके लिए आप बताइए एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, कैसे निकालते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट, कैसे निकालते हैं लैक्टेटिंग एनिमल के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो मिल्क निकलता है उससे हम एफसीएम का फार्मूला देखेंगे, उसको बैक मैथमेटिक्स मारेंगे। बैक कर करके हम कहां जाएंगे? नेट एनर्जी पे पहले, फिर उससे नेट एनर्जी से कहां? मेटाबोलाइजेबल, फिर डाइजेस्टिबल, और फिर हमें पता है ग्रोस एनर्जी तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल फीड कितना देना है जिसमें इतनी एनर्जी हो, तो आगे जाकर के ये फाइनली मिल्क में इतना आ जाए। अब ये बताइए, कोई लैक्टेटिंग एनिमल के लिए हमें एनर्जी निकालनी है, तो जो लैक्टेटिंग एनिमल का जो मिल्क है उसके बारे में पता होना जरूरी है कि नहीं है? उसमें कितनी एनर्जी है, उससे ही तो पता लगेगा ओवरऑल एनर्जी कितनी चाहिए। मेंटेनेंस के लिए तो लैक्टेशन से पहले जो एनर्जी थी अभी भी लगभग वही मिलेगी। लैक्टेशन से जो पहले एनर्जी थी मेंटेनेंस के लिए, वो अभी भी मेंटेनेंस वाली इतनी है। अब मेंटेनेंस के साथ साथ उसको प्रोडक्शन की चाहिए। प्रोडक्शन किस चीज की? मिल्क की। अगर हमें पता हो कि 1 लीटर ऑफ मिल्क में या 1 kg ऑफ मिल्क में इतना एनर्जी है, तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसको कितना खाना खिलाना चाहिए? वो जितना भी मिल्क होगा इंटू में 10 या इंटू में 20, जितना भी मिल्क एनिमल निकाल रहा होगा वो तो निकल जाएगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कैसे पता करें कि मिल्क में, 1 लीटर मिल्क में कितना टोटल एनर्जी है? कोई बताएगा मेरे को, आंसर करना चाहेगा? यूरिन में कैसे निकाला था? बूम कैलोरीमीटर। फीड में कैसे निकाला था? बूम कैलोरीमीटर। इसमें कैसे निकालोगे? इसको भी बूम कैलोरीमीटर में रख दो मिल्क को, उससे भी निकल जाएगी एनर्जी। ठीक है। अब सवाल ये आता है, सर कितनी निकलती है? ये गेन्स फार्मूला है, ये वैसे किसी को ना पता होता। ये बोल रहे हैं 750 किलो कैलोरी नेट एनर्जी चाहिए रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोग्राम ऑफ एफसीएम। ये हमने निकाल लिया। क्या सर, हाँ जी, ये स्क्रीन साफ नहीं दिख रही, बिल्कुल ब्लर है पीछे आपके। ब्लर हो रहा है? बड़ी देर बाद बोला आपने, अभी भी ब्लर है क्या? हाँ सर, ब्लड दिख रहा है। मैं समझा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, लेकिन बहुत दूर है। एक बार सर रिफ्रेश कर लें सर। एक सेकंड में रिफ्रेश करते हैं इसको। अभी ठीक लग रहा है क्या? क्योंकि मेरे को तो ठीक दिख रहा है यहाँ पे। सर नहीं, ठीक नहीं दिख रहा अभी भी। चलो स्क्रीन को छोड़ो, अगर ठीक नहीं भी दिख रहा है तो ये पीपीटी तो वैसे भी आपके पास आ ही चुकी होगी अभी तक, आप निकाल के देख ही सकते हैं। हम यहाँ पे समझने समझाने की बात कर रहे हैं बस। बात क्या चल रही है, आप अपनी पेन नोटबुक निकाल लीजिए, अगर कोई है तो मैं आपको साथ के साथ बोलता चलूंगा, ठीक है? तो ये क्या बताना चाह रहे हैं, अगर हमें मेंटेनेंस एनर्जी फॉर लैक्टेशन निकालनी है तो क्या करेंगे? 1 kg या 1 लीटर ऑफ मिल्क की क्या करेंगे? नेट एनर्जी टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? बूम कैलोरीमीटर में रख दिया, मिल्क को पता लग गया उसमें एनर्जी इतनी थी, और एनर्जी इतनी थी तो उसमें नेट एनर्जी कितनी चाहिएगी, उसके अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेट कर लिया। 1 kg मिल्क के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए? 750 किलो कैलोरी ऑफ नेट एनर्जी चाहिए। कितना?
नेट एनर्जी चाहिए 750 किलो कैलोरी, किसके लिए? मिल्क के लिए। अब क्या कोई, मैंने शायद आप लोगों को बताया नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बताया था, बट चलो अभी बता देता हूं। नेट एनर्जी से मेटाबोलाइजेबल एनर्जी अगर निकालनी हो तो उसका तरीका होता है, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी का ऑलमोस्ट 62% ही नेट एनर्जी में आकर के कन्वर्ट होता है। कितना? 62%। जबकि जो डाइजेस्टिबल से मेटाबोलाइजेबल निकाल रहे थे, तो मैंने आपको बताया था मेटाबोलाइजेबल इज 82% ऑफ डाइजेस्टिबल एनर्जी, अगर आप लोगों को याद है तो ये चीज इसमें ऐड कर लेना। 62% नेट एनर्जी किसका होता है? मेटाबोलाइजेबल का। मेटाबोलाइजेबल का 62% क्या होता है? नेट एनर्जी होता है। तो रिवर्स मार दोगे आप। मैंने इतनी बार घुमा घुमा के 100 अपॉन ये करवाया आपको। 16% नाइट्रोजन होता है, तो 100/16 करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी। तो वहां पे यही कैलकुलेशन करनी है। कैसे करनी है एग्जैक्ट बताऊंगा, आंसर आपके ही निकलेंगे, आपने जो पढ़ा हुआ है उसमें से निकलेंगे। आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। चलिए बताता हूं कैसे। बोम कैलोरीमीटर यूज किया, टोटल एनर्जी निकाल दी, उससे हमने कैलकुलेट कर लिया, एफसीएम भी कैलकुलेट कर लिया गेन्स फार्मूला से एक आइडिया लेने के लिए। उसके बाद क्या किया? एग्जाम्पल 7, मेन बात यहां से ध्यान रखो आप, बोम कैलोरीमीटर, फिर यहां पे, ताकि कंफ्यूजन ना, उसको क्यों लिखा बाद में बताएंगे। एग्जाम्पल 750 किलो कैलोरी ऑफ Na इज रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोग्राम ऑफ एफसीएम, ये हमें पता होता है, ठीक है। 750 किलो कैलोरी एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं। अब किसी भैंस में फैट ज्यादा है तो थोड़ी ज्यादा चाहिएगी, उसमें ऑब्वियस सी बात है। किसी में 10% फैट है तो उसमें ज्यादा चाहिएगी, किसी में कम है तो उसमें कम चाहिएगी, ठीक है। तो उसी के लिए हम एफसीएम भी यूज कर रहे थे कि हमें जिसमें जितना भी फैट है, हमें मतलब नहीं है, 4% के हिसाब से हम निकाल लेते हैं, अगर हम सिर्फ प्राइजिंग के और जेनेटिक के हिसाब से बात कर रहे हैं तो। अदरवाइज आप सिंपल समझने के लिए यहां पे आओ, एग्जाम्पल आपने दे दिया 750 किलो कैलोरी ऑफ, सब कुछ भूल जाओ, अभी ये सुनो ध्यान से। बोम कैलोरीमीटर से टोटल एनर्जी निकाल लिया, उसके बाद हमने उससे निकाल लिया कि यार जो नेट एनर्जी चाहिए 1 kg ऑफ एफसीएम के लिए वो 750 किलो कैलोरी होती है। कितना होता है? 750 किलो कैलोरी। अब नेट एनर्जी से मेरे को क्या निकालना है? मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। और मेटाबोलाइजेबल से क्या निकालना है? डाइजेस्टिबल एनर्जी। और डाइजेस्टिबल एनर्जी भी मोटा मोटा एक आइडिया सा होता है कि इतना पार्ट होता है डाइजेस्टिबल का ग्रोस में। तो क्या मैं ये बता सकता हूं क्या, जो डाइजेस्टिबल एनर्जी है अगर वो 70 है तो ग्रोस एनर्जी कितनी होगी? हाँ या ना? हाँ तो क्यों हाँ? क्या आइडिया लगा सकते हैं कि अगर डाइजेस्टिबल एनर्जी 70 है तो ग्रोस एनर्जी कितनी होगी? हमने पहले लेक्चर में देखा था जो ग्रोस एनर्जी है उसमें से फीकल एनर्जी माइनस कर देंगे तो वी विल गेट डाइजेस्टिबल एनर्जी। यही तो फार्मूला था, कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। क्या करते हो आप लोग यार? पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्रोस एनर्जी में से अगर हम माइनस करेंगे किसको? फीकल एनर्जी को, तो हमें क्या मिलता है? डाइजेस्टिबल एनर्जी। अब मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, हमने बैक करके एफसीएम से निकाल के कि 1 kg में इतना चाहिए नेट एनर्जी मिला, उस नेट एनर्जी से मेटाबोलाइजेबल निकाला, मेटाबोलाइजेबल से डाइजेस्टिबल निकाल लिया। तो मेरे को अगर डाइजेस्टिबल एनर्जी की वैल्यू पता है और मेरे को यह भी पता है इस एनिमल ने ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट फीसिस इतनी करी थी, तो क्या मैं ग्रोस एनर्जी नहीं निकाल सकता क्या? अगर दो चीजों की वैल्यू का मेरे को पता है तो निकाल सकते हैं। तो ग्रोस एनर्जी निकली कि नहीं निकली? अब मेरे को यह बताना, जो ग्रोस एनर्जी निकली है ये क्या महाभारत चल रही थी तब से, किस चीज के लिए एनर्जियां निकाल रहे थे हम? जो मिल्क कहां पे गया? लैक्टेशन के लिए, मेंटेनेंस का तो सेम ही रहता है। अब लैक्टेशन के लिए यानी मिल्क के लिए निकाल रहे थे। अब मिल्क के लिए हम 1 kg के लिए निकाल रहे हैं, 1 kg एफसीएम के लिए, ताकि जिसका भी निकालें अकॉर्डिंग टू दैट वो 4% वाला चलता रहे सबका। 1 kg का निकलेगा तो जितना भी kg का निकाले इंटू में 10, जितना एनिमल दे रहा है तो 10 × 20, जितना एनिमल दे रहा है मिल्क उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात खत्म। अब सवाल ये आता है, सर नेट एनर्जी निकाल ली, उससे हम वो कैसे निकालें मेटाबोलाइजेबल? मैंने बताया वो नेट एनर्जी जो होता है वो 62% होता है मेटाबोलाइजेबल का, यानी कि काफी सारा लॉस बाहर चला जाता है, ऑलमोस्ट 38% लॉस हो जाता है, उसके बाद नेट एनर्जी बचता है। तो अगर मेरे को नेट एनर्जी पता है, मैंने आपको बताया 750 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ एफसीएम कितना है? 750 किलो कैलोरी। इसका अगर नेट एनर्जी पता है तो क्या मेटाबोलाइजेबल निकाल सकता हूं क्या? क्यों? क्योंकि मेटाबोलाइजेबल का 62% ये है, तो इसकी जो भी वैल्यू है अगर मैं इसको 100/62 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वी विल गेट मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। और मेटाबोलाइजेबल 82% किसका होता है? डाइजेस्टिबल एनर्जी का। तो जो भी ये मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है
अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100/82 से, तो वी विल गेट व्हाट? डाइजेस्टिबल एनर्जी। और डाइजेस्टिबल एनर्जी से ग्रोस एनर्जी कैसे निकालना है वो मैंने आपको बताया अभी फार्मूले से। और ग्रोस एनर्जी का मतलब क्या होता है? फीड के अंदर कितना एनर्जी चाहिए, तो मिल्क के अंदर घुस करके उसको कैलोरीमीटर में रख करके बोन कैलोरीमीटर में उसका एनर्जी देखा, नेट एनर्जी निकाला, उससे मेटाबॉलिजिबल, फिर डाइजेस्टिबल और फिर ग्रोस एनर्जी। यानी कि हमने ये बता दिया पूरा उल्टा घूम करके कि मिल्क निकालने के लिए, 1 kg मिल्क निकालने के लिए हमें इस फीड में इतना ग्रोस एनर्जी चाहिए। तो क्या मैंने बता दिया कि नहीं बता दिया कि लैक्टेशन में अगर एनिमल है तो कितनी एनर्जी वाला फीड उसको हमें देना पड़ेगा उल्टे तरीके से। ये बात समझ में आएगी नहीं आई आप लोगों को? हाँ जी, यस सर। आगे समझ में? चलो शाबाश। अब देखो ये यही किया हुआ इसने 62%, 82% वाला। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको निकल के आ जाएगा आराम से। फिर भी करना है किसी को तो कर लेना। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, डाइजेस्टिबल एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर 1 किलोग्राम ऑफ एफसीएम, 1476 किलो कैलोरी डाइजेस्टिबल एनर्जी चाहिए इसको। क्यों चाहिए इसको? द अमाउंट ऑफ टीडीएन रिक्वायर्ड पर किलोग्राम ऑफ एफसीएम, अगर मैं बोल रहा हूं, ये कोई समझ पा रहा है? द अमाउंट ऑफ टीडीएन, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था 1 ग्राम टीडीएन के अंदर 4.4 किलो कैलोरी एनर्जी होता है। एक लॉजिक भी बताया था अजीब सा, थोड़ा वियर्ड सा। क्या लॉजिक था वो? कि यार देखो मोटी मोटी बात ये है कि 4 तो है फैट के, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के अंदर किलो कैलोरी एनर्जी, 4 ही प्रोटीन के अंदर है। तभी टीडीएन में हमने प्रोटीन के अंदर कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं लगाया था। और 9 होती है फैट के अंदर, जो कि 2.25 ज्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। ये फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यूज है। इन सबको एवरेज करोगे और करेक्शन फैक्टर ऐड कर दोगे तो मोटा मोटा 4.4 किलो कैलोरी आ जाता है सब कुछ करेक्ट करने के बाद। तो मैंने आपको बताया था 1 ग्राम ऑफ टीडीएन में एनर्जी होती है 4.4 किलो कैलोरी। और 1 किलोग्राम टीडीएन की अगर हम बात करेंगे तो कितनी एनर्जी होती है? 4400 हो जाएगा। यहाँ पे 4400 किलो कैलोरी हो जाएगा। क्या गलत लिखा मैंने? यहां तक तो मैंने वहां पे उसी लेक्चर में बात बता दी थी। अब सिंपल ये बोलना चाह रहा है, यहां पे ये 0.335 किलोग्राम है टीडीएन। यानी कि अगर एक में 4400 किलो कैलोरी एनर्जी है 1 किलोग्राम टीडीएन में, तो 0.335 में कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.335 में। सीधा यही तो करते हैं ना, एक में इतना तो इतने में इतना। तो 1 किलोग्राम टीडीएन में 4400 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो इन 0.335 किलोग्राम के अंदर कितना होगा? इंटू में 0.335, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा ये आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। ये वाला कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं और मेरे को पूरा भरोसा है लैक्टेशन को वो कभी छोड़ते नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फेज ये होता है। हमें ह्यूमन बींग्स को सिर्फ लैक्टेशन से मतलब होता है, उसके बछड़े से मतलब नहीं होता इतना ज्यादा, क्योंकि वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो हम मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, उससे ही पैसा आ रहा है, उससे सारा सर्कल बना हुआ है, उससे बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? जमीन को बहाने के लिए तो ट्रैक्टर भी है, उसके बछड़े की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो ये मिल्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए मिल्क, तो इसके ऊपर अलग से सब्जेक्ट ही बना दिया पूरा। लो पढ़ो उसको भी। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें जरूरत है, डायरेक्टली हम उससे सफर करते हैं अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो मिल्क वाला, लैक्टेशन वाला, इसलिए एग्जाम में, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसी का रिक्वायरमेंट पता हो ना पता हो, इसका पता होना चाहिए था। सिस्टम्स पूछे तो सारे सिस्टम लिख देना बिल्कुल। ठीक है, जितने भी बताए हैं, ग्रोथ एनर्जी, मेंटेनेंस एनर्जी, डाइजेस्टिबल एनर्जी, मेटाबॉलिजिबल नेट, सब लिख देना। और कैसे रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे निकालते हैं फॉर प्रोडक्शन, स्पेशली प्रोडक्शन में भी, लैक्टेशन में, वो आपको मैंने बता दिया। कैसे? 1 किलोग्राम एफसीएम के हिसाब से लेंगे, कोई भी एनिमल हो उसका एफसीएम के हिसाब से लेंगे, इतना चाहिए, 750 किलो कैलोरी चाहिए। उसके बाद नेट एनर्जी चाहिए ना 750 किलो कैलोरी, नेट एनर्जी से कैसे निकालेंगे? मेटाबॉलिजिबल 100/62 से मल्टीप्लाई करके। उससे कैसे निकालेंगे? डाइजेस्टिबल 100/82 से मल्टीप्लाई करके। ग्रोथ कैसे निकालेंगे? जितना वो एनर्जी आया हुआ है उसको, उसमें से फीकल एनर्जी माइनस करेंगे, मतलब जो भी फार्मूला था उससे वो निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने ये लैक्टेशन वाला पढ़ लिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर से इसके एग्जाम में आने के चांसेस अगर मुझसे पूछोगे तो पूरे पूरे हैं, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि सिंपल कोई बच्चों की तरह सिस्टम्स नहीं पूछता है, ये लैक्टेशन वाला डाल देते हैं इसमें कई बार। चलिए जी, एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर प्रेगनेंसी, मोटी मोटी बात देख लो यार, मैं क्या बताऊं इसमें। फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर में लो रिक्वायरमेंट होती है, इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है। फिर लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसमें हाई रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा ग्रोथ होती है, रैपिड फिटल ग्रोथ हो जाती है उसमें, जिसकी वजह से एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। एनर्जी रिक्वायरमेंट किस किस चीज के लिए चाहिए? एक तो मेंटेनेंस के लिए तो चाहिए, अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो मेंटेनेंस, सांस तो बेचारा लेगा ना, फिर भी वो तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ग्रोथ के लिए चाहिए, किसकी ग्रोथ के लिए? फीटस की ग्रोथ के लिए। और जो डैम, अगर अडल्ट
उतना मैच्योर नहीं हुआ है अभी तक, तो उसकी भी ग्रोथ ऐसा तो नहीं है कि वो बोल देगा कि अपनी फिजियोलॉजी को कि रुको रुको मैं प्रेग्नेंट हूं, अभी मेरे को ग्रोथ मत कराओ। अगर वो उसको ग्रोथ चाहिए, पहला प्रेगनेंसी है उसका, तो उसको ग्रोथ के लिए भी एनर्जी चाहिए, फीटस की ग्रोथ के लिए तो चाहिए ही, प्लस में खुद की ग्रोथ के लिए भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ किस चीज की, जो फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स हैं अभी तक वो उतने मैच्योर नहीं हुए हैं। जैसे जो आप लोगों को पता होता होगा, यूट्रस जो है वो एक्सपेंड करने लगता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि उसको काफ को अपने अंदर लेना होता है। ठीक है, तो फीमेल जेनाइटल जो ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी चाहिए, और जो साथ में प्लेजेंटा जो बन रही है उसके लिए भी उसको एनर्जी चाहिए। तो इतनी सारी चीजें आप लिख दोगे तो ये क्या है, आपका थ्योरी वाला कंटेंट थोड़ा सा भर जाएगा और टीचर को लगेगा कि एक एक जो पार्ट चाहिए वो एनर्जी का उनको पता है, और जो डाटा है वो आपका वर्ड फाइल में मिल जाएगा, वहां से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देख लो, लेटेस्ट एडवांसेस इन प्रोटीन न्यूट्रिशन। इस हेडिंग से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? लेटेस्ट एडवांसेस इन प्रोटीन न्यूट्रिशन से कोई बताना चाहेगा? लिखा हुआ है सब कुछ सामने। प्रोटीन को एज एन न्यूट्रिशन हम यूज करते हैं एनिमल्स में। ठीक है, उसके अंदर कुछ नई चीजें बताओ यार, क्या एडवांसमेंट हुई है उसके अंदर, क्या ऐसी नई चीजें आई हैं जो हम आजकल उनकी बातें करते हैं। जो एनिमल को हम एज ए न्यूट्रिशन प्रोटीन को दे रहे थे, उसमें क्या ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी आई हुई है जिसको हम अप्लाई करके कुछ और फायदा उठा सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग? तो ठीक है जी, बात कर लेते हैं। प्रीसाइज न्यूट्रिशन या प्रिसीजन न्यूट्रिशन आप इसको बोल दीजिए। प्रिसीजन न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो पूरी हर एक चीज को, पूरा डाटा को मेजर करते हैं, सेंसर्स लगा करके देखते हैं, उस डाटा को इकट्ठा करके उसको एनालाइज करते हैं, उसको उसके अकॉर्डिंगली एक इंडिविजुअल एनिमल की या फिर पूरे ग्रुप की हम स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन ऑफ डाइट करते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका प्रिसीजन न्यूट्रिशन। अब आ जाता है, ये मतलब जनरल सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। दूसरा वाला है एमिनो एसिड बैलेंसिंग। अब हमें पता है किसी एनिमल को ये 3 अमीनो एसिड चाहिए, 1 2 3 1 2 3, ये वाले अमीनो एसिड चाहिए। अब इस फीड के अंदर सेकंड वाला नहीं है और फर्स्ट वाला भी थोड़ा सा मीडियोकर सा है, कम ही है, तो हम फीड तो दे रहे हैं उसको, और ये बोल के भी दे रहे हैं कि इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट इतना है, और वो सच में है भी उतना। बट उस प्रोटीन कंटेंट के अंदर अगर एसेंशियल अमीनो एसिड जो उस पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल को चाहिए वो अमीनो एसिड नहीं है, तो उस तरह का प्रोटीन नहीं बन पाएगा जिस तरह का प्रोटीन उस एनिमल की बॉडी को चाहिए। तो हम क्या करते हैं इस टेक्नोलॉजी में, जो अमीनो एसिड बैलेंसिंग है, ये वाले अमीनो एसिड को बाहर से इनकॉर्पोरेट कर देते हैं इसकी डाइट में। क्योंकि एनिमल को अगर आप ज्यादा ऐसा प्रोटीन दे भी दोगे जिसमें अमीनो एसिड उसके काम के नहीं है, तो बेचारा क्या ही करेगा उसका, तो उतना यूजफुल उसके लिए नहीं है। तो इसलिए हम नए नए अमीनो एसिड्स को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो उस एनिमल के लिए एसेंशियल है। उससे क्या होगा, उससे उसकी एनिमल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और जो प्रोटीन था कम भी अगर आप फीड दोगे इतना, बट आपने एसेंशियल अमीनो एसिड को ऐड कर दिया बाहर से, तो भी उसका जो प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब और क्या प्रोटीन में एडवांस नई चीज बात कर रहे हैं आजकल हम बात कर रहे हैं कि क्या हमें सेम ही प्रोटीन लेना चाहिए बार बार। अभी भी ब्लर दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये अभी भी ब्लर दिख रहा है क्या आपको, या कुछ सुधार है? ब्लर ही दिख रहा है अभी भी? कोई बात नहीं, अभी पता नहीं इसमें आगे जाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, बट होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब कुछ। पीपीटी आपकी है ऑलरेडी, जैसी क्लास होती है आप निकाल लेना पीपीटी को, आपको सब कुछ आ जाएगा समझ में। तो वैसे भी हम कुछ ऐसा ज्यादा यूज कर नहीं रहे हैं, इसका नाम ही मैं देख रहा हूं यहां से, आप इसलिए फोकस कीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर, चाहे तो बस नाम लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है अल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्सेज। भाई जो प्रोटीन का यूजुअली हमें एनिमल्स को देते रहते हैं, क्या सिर्फ वही चीज है क्या? क्यों ना हम कुछ अल्टरनेटिव देखें उसके। क्यों अल्टरनेटिव देखने से क्या फायदा हो जाएगा? देखो, किसी भी चीज की बोलते हैं ना एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद अगर आप वो चीज जाके फिर भी कर रहे हो तो उसका कुछ नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। इवन आप पढ़ भी रहे हो तो उसका नुकसान स्टार्ट होना हो जाएगा। अगर आप जिम भी ज्यादा कर रहे हो, दिन रात कर रहे हो, तो उसका भी नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक ऐसे भी कोई एक ही चीज आप पर्टिकुलर चीज एनिमल को यूज में ले रहे हो या उसी चीज को इंटेंसिफाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ता है। आपने वर्ड सुना होगा सस्टेनेबिलिटी। सस्टेन का मतलब क्या होता है? जो भी है, जैसा भी है, वो वैसा ही रहे, उसमें इस तरीके से उसको करना कि उसमें सस्टेन करने की एबिलिटी आ जाए। और जो भी है, जैसा भी है, वैसा ही रहे, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? उसमें हम
चीजों को हमें बैलेंस्ड रखना पड़ेगा। सिर्फ एक तरह का प्लांट है, लगा लीजिए एनिमल को वही खिलाते हैं, तो सारे प्लांट जाके लिया है आपके एनिमल कमर्शियल डेयरी फार्म के चक्कर में, वो सारे प्लांट जितने थे एरिया में वो सारे खत्म कर दिया आपने, तो एनवायरमेंट पे इंपैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? उस प्लांट पे जो और कोई स्पीसीज आकर के यूज कर रही थी उसको, तो उस पे इंपैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? तो एनवायरमेंटल जो इंपैक्ट है ना वो पड़ता है उससे, अगर आप इंटेंसिफाई करते हो। बट अगर आप अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ प्रोटीन पे चले जाते हैं, जैसे कि हमें चलो प्लांट से नहीं देना, हमें माइक्रोबियल प्रोटीन होता है, सिंगल सेल प्रोटीन होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट भी ऐसे होते हैं जो आपको प्रोटीन दे सकते हैं। अगर आप लोग उनको यूज करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? आप सस्टेनेबिलिटी में हेल्प कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? सस्टेनेबिलिटी में हेल्प कर रहे हैं। क्या चीज करके? अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ प्रोटीन को ढूंढ के। क्या क्या होते हैं अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ प्रोटीन? सिंगल सेल प्रोटीन, माइक्रोबियल प्रोटीन, और डिफरेंट टाइप के जो प्लांट होते हैं उनको भी आप एज एन अल्टरनेटिव सोर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। फंक्शनल पेप्टाइड। अब फंक्शनल पेप्टाइड क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? पेप्टाइड का मतलब ही बता दो, छोड़ो फंक्शनल छोड़ो। पेप्टाइड का मतलब क्या होता है? मैंने कल ही बताया था, 2 घंटे चली थी क्लास हमारी। तो बहुत से मैंने पेप्टाइड बॉन्ड बना करके पेप्टाइड की रचना करते हैं, और वो पॉलीपेप्टाइड जब बन जाए तो उनके भी कई स्ट्रक्चर जब बनेंगे तो प्रोटीन बन जाएंगे। परफेक्ट परफेक्ट। जैसे आप लोग बाद में पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, वो डैमेज होते हैं। चलो हम उतना बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं जैसे कि डॉक्टर कबीर ने बताया, पेप्टाइड क्या होता है? एमिनो एसिड्स की चेन होती है। ठीक है, और एमिनो एसिड की जो चेन होती है उसी को तो हम प्रोटीन बोलते हैं ना। अब ये बोलना चाह रहा है कि ये सिर्फ चैन अपने आप में कुछ नहीं होती, बेसिकली ये चैन ली एनिमल ने और उसको डाल दिया हमने, लो भाई ऐसे इसको प्रोटीन यूज कर लो, ठीक है। लेकिन फंक्शनल पेप्टाइड में क्या बोलना चाहता है? ये जो पॉलीपेप्टाइड बनी थी, ऐसी ऐसी चैन बनी थी, उसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे या ऑक्सीडेशन करवाएंगे। उससे क्या, किस तरीके से हम करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, यानी वाटर यूज करके इसका लाइसिस, इसको तोड़ेंगे, किस तरीके से ब्रेक करेंगे कि ये फंक्शनल पेप्टाइड बन जाए, यानी कि वो प्रोटीन प्रोटीन के ही काम ना आए, एनिमल को वो किसी और चीज में भी हेल्प करे, किसी और फंक्शन में भी हेल्प करे। वाह भाई वाह, मतलब कुछ ऐसा प्रोटीन दे दो हाइड्रोलाइसिस करवा के एनिमल को कि वो किसी और फंक्शन में भी हेल्प कर रहा है। वो और फंक्शन क्या हो सकता है? वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम कर सकता है आपका, और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं बट अपने को जाना नहीं है ज्यादा डिटेल में। तो एज एन एंटीऑक्सीडेंट भी काम कर सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ वो फंक्शन करने लग जाएगा। अब आप सुनिए सबसे लास्ट पॉइंट, न्यूट्रीजीनोमिक्स। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रीजीनोमिक्स। नाम से पता लग रहा है, न्यूट्री मतलब न्यूट्रिशन और जीनोमिक्स मतलब जेनेटिक्स। तो ये आपको बड़ी अजीब बात लगेगी शायद, बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है। साइंटिस्ट ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बताया कि जो फीड आप एनिमल को खिलाते हैं वो फीड, ये जेनेटिक्स है ना, अगर ये जेनेटिक्स एनिमल का, ये डीएनए मान लीजिए, तो ये फीड टूट करके ब्लड में अब्जॉर्ब होकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जाकर के सेल्स में जाएगा, और सेल के अंदर जब जाता है फीड, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होता है ना, वहां पे जीन्स वगैरह पड़े होते हैं। तो जो जेनेटिक एक्सप्रेशन होता है, जो जीन्स खुद को एक्सप्रेस करते हैं, वो उस एक्सप्रेशन को ये जो फीड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इसको कंट्रोल करने लग जाते हैं कि ये कितना एक्सप्रेस करेगा, किस हद तक एक्सप्रेस करेगा, कब तक एक्सप्रेस करेगा खुद को, और किस किस अमीनो एसिड के लिए ये जेनेटिक कोड करेगा। तो जेनेटिकली जो कोड तो है वो तो सेम ही रहता है, बट कहां पे स्टॉप लगेगा इसमें, कहां तक चलेगा, कितनी पेप्टाइड बनेगी। तो ये तो बड़ी ही गजब की और नई बात है, और वाकई में नई बात है, तो इसलिए हम इसको एडवांसेस के अंदर पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं पर 100 साल पहले क्या बोलते थे। तो इसलिए ही हम इसको एडवांसेस में पढ़ रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे, प्रिसीजन न्यूट्रिशन, डाटा सेंसर, डाटा एनालिटिक्स नई चीज है, एमिनो एसिड बैलेंसिंग बिल्कुल साइंटिफिक बात, नई बात कर रहे हैं, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन ढूंढ रहे हैं तो नई बात कर रहे हैं, एडवांसेस की बात कर रहे हैं, फंक्शनल पेप्टाइड मतलब कुछ साइंटिफिक बात कर रहे हैं, जो आज के टाइम में चल रहा है, जो हम कर सकते हैं वो बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अब लास्ट में न्यूट्रीजीनोमिक्स में क्या है, यानी कि जो भी हम न्यूट्रिशन देते हैं, फीड देते हैं, वो छेड़छाड़ करता है एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स के साथ। तो ये भी हम कर सकते हैं, ऐसा फीड एनिमल को दे सकते हैं जो उसके डीएनए को या उसके जीनोम्स के अकॉर्डिंगली बिल्कुल परफेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट करता हो, और उसके प्रोटीन के यूटिलाइजेशन को वो बढ़ा दे, और एनिमल की जो एफिशिएंसी है और जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फीड है उसको मैक्सिमम लेकर के चला जाए। तो आपको समझ में आया जो लेटेस्ट एडवांसेस इन प्रोटीन न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, इनका मतलब क्या हुआ, ये बोलना चाह रहा है, सब ये बोलना चाह रहा है। अब मैंने आपको शुरू के 5 मिनट ऐसे ही बोला था कि प्रोटीन एनर्जी, कल भी हम बात कर रहे थे। तो प्रोटीन, हम जब एनर्जी फॉर मेंटेनेंस कैलकुलेट करते हैं, ये मत समझना प्रोटीन नहीं दे रहे हैं,
दे रहे हैं प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन नहीं देंगे तो प्रोटीन से क्या बनता है, हार्मोन्स बनते हैं, एंजाइम बनते हैं, वो काम नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली एनर्जी उन चीजों में जाना वेस्ट हो जाएगी, तो वो मेंटेनेंस के लिए नहीं गई, प्रोटीन वाला काम भी कर रही है वो। ठीक ऐसा ही सिर्फ प्रोटीन दे रहे हैं, एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो बॉडी जो एनिमल की है प्रोटीन को एज एन एनर्जी सोर्स यूज कर लेगी। तो बेसिकली प्रोटीन का जो हम मेंटेनेंस के लिए देखना चाह रहे थे मसल में, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें से काफी तो एनर्जी के लिए यूज कर लिया। तो आप मान के चलना, प्रोटीन आप कैलकुलेट करें या एनर्जी आप कैलकुलेट करें, एक मिनिमम अमाउंट में आपको मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट देना पड़ेगा। प्रोटीन एस्टिमेशन में भी जब आप एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, एक मिनिमम अमाउंट में आपको प्रोटीन देना पड़ेगा, मिनरल्स देने पड़ेंगे मिनिमम अमाउंट में, ठीक है। चलिए जी, अब एनर्जी प्रोटीन इंटर रिलेशनशिप में क्या बोलना चाह रहे हैं, इंटरेक्शन इन द ह्यूमन। हमने बात करी थी इंटरेक्शन इन द ह्यूमन में, जो माइक्रोब्स होते हैं उनको एनर्जी तो चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, क्योंकि जो मशीनरी चल रही है, जो एंजाइम्स हैं उनके अंदर, वो प्रोटीन से बने होते हैं। इवन हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर है, कौन से ग्लूकागोन हुआ, इंसुलिन हुआ, ये क्या है, क्या है, ये प्रोटीन ही तो है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर तो बना हुआ है इनका। तो ये एंजाइम्स नहीं होंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। एनर्जी है, दे रहे हो, भर भर के एनर्जी दे रहे हो, इंसुलिन है ही नहीं बॉडी में, इंसुलिन नहीं है तो सेल के अंदर ग्लूकोज जा ही नहीं रहा है, घूम रहा है वो ब्लड में बार 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 बार। तो एनर्जी देते रहो। अगर प्रोटीन सही नहीं था तो इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, प्रोटीन ले नहीं रहे थे, इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन नहीं बनेगा, एनर्जी लेते रहो। तो वो एनिमल को तो छोड़ दो, देखो ह्यूमन बीइंग में भी अप्लाई हो रही है चीज। तो ठीक ऐसे ही एनिमल के अंदर भी एंजाइम्स तो होते ही हैं, सब में होते हैं। एंजाइम्स का स्ट्रक्चर जो बना होता है प्रोटीन का बना होता है। तो प्रोटीन नहीं तो एनर्जी नहीं, और एनर्जी नहीं तो प्रोटीन नहीं। ये इंटर रिलेशनशिप है। इसमें से चाहे 50 पॉइंट निकाल लो, चाहे 1 पॉइंट में डायरेक्ट बोल दो बात। अब ये तो मजबूरी है, कुछ ना कुछ पॉइंट उठाने पड़ते हैं हमें, ठीक है। अब समझ लो इनका मतलब क्या है। एडिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा, एनर्जी ज्यादा तो प्रोटीन ज्यादा आपने दे दिया तो दोनों ही अच्छे से यूटिलाइज हो जाएंगे। प्रोटीन ज्यादा दिया तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा दिया तो प्रोटीन ज्यादा देना पड़ेगा, और बिल्कुल परफेक्ट काम करते हैं एक दूसरे के साथ। तो एडिटिव है नेचर में। प्रोटीन रिटेंशन की बात करें, अगर बहुत ज्यादा सब आपने प्रोटीन दे दिया है तो जो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ प्रोटीन है उससे बॉडी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होगी। किस कंडीशन में, जब आपने एनर्जी भी भर भर के दी है, उस कंडीशन में। क्योंकि हम मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं एनपीएन कंपाउंड का, तो हमें पता है ऐसा क्यों हो रहा है। हमें पता है क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं उनको 2 चीजें चाहिए होती है अमीनो एसिड बनाने के लिए। एक तो कीटो एसिड, जो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है तो वीएफए और कीटो एसिड देता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो कीटो एसिड है उसको यूज करता है कहां पे, नाइट्रोजन से जो CO2 अमोनिया निकल रही थी उसकी अमोनिया के साथ। यानी कार्बोहाइड्रेट का कीटो एसिड नहीं मिला तो जो एनपीएन कंपाउंड से नाइट्रोजन मिल रही थी और उस नाइट्रोजन की अमोनिया को इसके साथ वो जोड़ ही नहीं पाएगा। तो कितना भी यूरिया दे देना कोई फायदा नहीं है, या कितना भी प्रोटीन दे देना, बेसिकली नाइट्रोजन दे रहे हैं ना, तो कितना भी प्रोटीन भी दे देना तो उसका फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि कीटो एसिड तो चाहिए उसको अमीनो एसिड बनाने के लिए, ठीक है, पहली बात। तो प्रोटीन ज्यादा दोगे तो रिटेन भी ज्यादा होगा, लेकिन एनर्जी पूरी होनी चाहिए उसके लिए। ये छोटी बात बोलना चाह रहे हैं। एफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट यूज, आपने प्रोटीन बहुत ज्यादा दे दिया, एनर्जी दी नहीं, तो जितना भी नाइट्रोजन होगा वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, या मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन में निकल जाएगा, या आपका एंडोजेनस यूरिन नाइट्रोजन के थ्रू बाहर निकल जाएगा नाइट्रोजन सारा का सारा। किस केस में, अगर एनर्जी प्रॉपर नहीं दी तो। पार्टीशनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के अंदर, सॉरी ये पार्टीशनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट के अंदर था ये पॉइंट जो मैं बोल रहा था। एफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट यूज का मतलब प्रोटीन ज्यादा, इनका बैलेंस नहीं रहेगा तो ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं होगा। और ये तो हमने पूरा महाभारत इंटरेक्शन इन द ह्यूमन तो हमने पूरी देखी थी, जो कीटो एसिड वाली बात बोल रहा था, पूरा इसका इंटरेक्शन इन द ह्यूमन ही था। जो माइक्रोब होते हैं उनको एनर्जी भी चाहिए होता है, उनका प्रोटीन भी चाहिए होता है, और एनिमल के ह्यूमन के अंदर एनर्जी और प्रोटीन का एक बैलेंस रेशियो नहीं रहा तो जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटीज है वो कम हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस भी कम हो जाएगा। तो मेन बात क्या है, मेन बात ये अपने आप हेडिंग में ही खत्म हो जाता है, प्रोटीन और एनर्जी का इंटररिलेशनशिप जब पढ़ते हैं। अब ये हमने पढ़ा मोनोगेस्टिक उसमें, सॉरी रूमिनेंट एनिमल में, क्योंकि ह्यूमन की बातें कर रहा हूं ना मैं बार बार। अब हम, आप अपनी वीडियो ऑन कीजिए, सबके सब प्लीज अपनी वीडियो ऑन कीजिएगा। क्वेश्चन पूछने की बारी आती है तो वीडियो बंद कर लेते हो आप लोग। चलिए जी, अभी तो क्लास भी आप लोगों के टाइम पे ले रहे हैं। हाँ, अब क्लोरी प्रोटीन रेशियो इन पोल्ट्री न्यूट्रिशन हम देख लेते हैं। रूमिनेंट्स में हमने बात करी। अब देखिए, आपको पता लगेगा जो कैलोरी प्रोटीन रेशियो रहता है पोल्ट्री के अंदर। देखिए, वीडियो आप लोग ऑन कर लीजिए प्लीज, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मेरे पास टाइम आज कम है क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाना है, तो प्लीज एक बारी में मान जाया करें, बार बार मत बुलाया करें प्लीज। आप लोगों के लिए बोलता हूं, थोड़ा अलर्ट होकर बैठेंगे। जो कैलोरी प्रोटीन रेशियो है उसका फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है मेंटेनेंस एनर्जी प्लस में एक क्रूड प्रोटीन परसेंटेज। छोड़ो मेंटेनेंस मेटाबॉलिज्म सब छोड़ो, ऊपर एनर्जी है, नीचे क्या है, प्रोटीन है। यानी एनिमल को एनर्जी दे रहे हैं और नीचे प्रोटीन दे रहे हैं। अब प्रोटीन ज्यादा देंगे तो ये जो रेशियो आएगा वो कम होगा ना, तो उसको नैरोवर बोल देते हैं, नैरोवर रेशियो, ठीक है। और अगर एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं
प्रोटीन कम दे रहे हैं तो रेशियो क्या होगा, ब्रॉड हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा वैल्यू। क्यों हो जाएगा बड़ा, समझ रहे हो ना, एनर्जी ज्यादा दे दी तो वैल्यू ज्यादा आएगी। अब एनर्जी उतनी ही रखी है, प्रोटीन ज्यादा दे दिया तो नैरो हो जाएगा ये। अब ये नैरो वाइड का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमें लीन मीट प्रोड्यूस करना है, लीन मीट, तो हम नैरो वाला रेशियो देंगे कि ब्रॉड वाला देंगे। लीन मीट का मतलब किसी को नहीं बता तो बता देता हूं, बिना फैट वाला, फैट वैट नहीं चाहिए हमें उसमें। और फैट कहां से आता है, एनर्जी से आता है। बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? चलिए कोई बात नहीं, सर एक बार फिर से पूरा, सर एक बार फिर, देखिए एक बार फिर से बताते हैं आपको। एक नैरोवर रेशियो होता है, एक वाइडर रेशियो होता है। नैरो का मतलब कम, यानी कि पॉइंट में वैल्यू आ रही है, 1 से कम हो जाएगा तो वो नैरोवर रेशियो है, और 1 से ज्यादा वैल्यू है तो वो ब्रॉडर रेशियो है। अब 1 से ज्यादा वैल्यू किस केस में आएगी, जब एनर्जी ज्यादा होगी तो ही तो 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी ना, गलत बोल रहा हूं? यानी कि वो ब्रॉडर रेशियो बन जाएगा, या मैं बोल दूं उसको वाइडर रेशियो बन जाएगा। वो मतलब वैल्यू ज्यादा आ रही है, उसको वाइडर रेशियो बोल दिया सीधा। और नैरोवर रेशियो की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, नैरो कब होगा, 1 से कम कब होगी वैल्यू, जब क्रूड एनर्जी कम रहेगी, क्रूड प्रोटीन ज्यादा रहेगा और एनर्जी कम रहेगी, जैसा कि आपने बोला, ठीक है। कम रहेगी, तो ये कम हो जाएगा 1 से। अब मैं ये पूछ रहा हूं, नैरोवर रेशियो को तो हम कहां पे यूज करते हैं और वाइडर को कहां पे यूज करते हैं? मेरा सर लीन मीट मतलब जी जी फैटलेस, जो फैटलेस, जो जिस मीट में कम फैट चाहिए वहां एनर्जी कम देंगे सर, मतलब नैरोअर रेंज वाला हम वहां रेशियो रखते हैं कैलोरी प्रोटीन का। ठीक है, मैं मतलब मेन बात लेस एनर्जी स्पीड। हाँ, मेन बात ये है कि आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। अब ये सुन लीजिए, मोटी बात क्या करते हैं, ब्रोइलर में दोनों जगह कर लेते हैं। जब फिनिशर का टाइम आता है ना, जब ब्रोइलर फिनिशर की स्टेज पे होता है तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, वाइडर रेशियो का दे देते हैं उसको। जब ब्रोइलर स्टार्टिंग में होता है, उसको प्रोटीन को, उसको मसल मास चाहिए होता है, तो क्या करते हैं, नैरोवर रेशियो देते हैं, यानी कि प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो नैरो वाले में आ जाएगा। जब आप पढ़ेंगे बैठ के तो समझ में आ जाएगा, ये बात है और कुछ नहीं है। और लेयर के अंदर भी क्या देते हैं, वाइडर रेशियो देते हैं। वाइडर बोले तो एनर्जी ज्यादा देंगे, ठीक है। हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं, पोल्ट्री के केस में जो बर्ड होता है ना, उसको किसी चीज से मतलब नहीं है, वो उसको आप प्रोटीन दे रहे हो, मिनरल दे रहे हो, क्या दे रहे हो, बर्ड को अपनी एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी, सबसे प्यारी लगती है। अगर उसकी एनर्जी फुलफिलमेंट हो जाती है तो आप कितना भी प्रोटीन, कितना कुछ भी दे देना, वो उसको नहीं खाएगा, वो उसको नहीं खाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी काफी स्टेट्स में क्वेश्चन पूछा गया है, बर्ड्स की प्राइमरी नीड क्या होती है, एनर्जी होती है। क्या आप लोगों को याद रखना है, क्या नहीं भी याद रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कंसेप्ट समझा रहा हूं यहाँ पे, बस कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो देना नहीं आप लोगों को। वैसे भी एनर्जी की प्राइमरी, जो बर्ड्स की प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी होती है। अब यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं इससे, हमें जो भी एनर्जी वाला फीड है, जो भी डेंस फीड है, वो बना के देना पड़ेगा उसको, एनर्जी वाला, एनर्जी डेंस फीड, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड एनर्जी हो, प्लस में उसी फीड के साथ हमें प्रोटीन को भी क्या करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एनर्जी उसने गलती से पहले खा ली और उसकी तृप्ति हुई पूरी, तो प्रोटीन आएगी वो। तो इसलिए उसको हमें बिल्कुल इनकॉर्पोरेट करके एक साथ क्या देना पड़ता है, प्रोटीन भी उसको साथ में देना पड़ता है। तो ये प्रोटीन और इसका कैलोरी प्रोटीन का इसमें रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं पोल्ट्री में, तो ये चीज का भी आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन का और एनर्जी का, एनर्जी ही लेता है वो, इसलिए हमें, हमारी मजबूरी है उसको प्रोटीन को उसके साथ इनकॉर्पोरेट करके देना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी उसने ले ली, उसके बाद प्रोटीन वो नहीं लेगा अलग से, तो एक साथ देना है तो एक साथ ही देना पड़ेगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कैलोरी प्रोटीन रेशियो की, सारी चीजें इंपॉर्टेंस है। जो चीजें प्रोटीन से होती हैं वो भी कंप्लीट हो जाएगी, जो चीजें एनर्जी से होती हैं वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इन दोनों का बैलेंस अगर आपने बना करके दे दिया तो प्रोटीन से जो चीजें होती हैं बॉडी में वो कंप्लीट, और जो एनर्जी से होती है वो कंप्लीट। तो सीधा सा ये बात है, बैलेंस ग्रोथ होगी, ठीक है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, प्रोटीन का भी सिंथेसिस हो जाएगा, एग प्रोडक्शन हो जाएगा और फेदर क्वालिटी हो जाएगी। क्यों, फेदर क्वालिटी में क्या चाहिए, प्रोटीन ही तो चाहिए ना, ठीक है जी। एग में भी प्रोटीन चाहिए, प्लस में एनर्जी भी चाहिए। तो बेसिकली जो जो एनर्जी प्रोटीन से चीजें होती हैं वो सारी चीजें हो जाएंगी, कुछ भी नहीं, बहुत छोटी बात थी। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप खुद से भी 1-2 पॉइंट बना के एक्स्ट्रा लिख सकते हो इसमें। अब एनर्जी की बातें काफी कर ली हैं, प्रोटीन की बातें कर लेते हैं, चलिए। हाँ, ये बड़ी ही प्यारी स्लाइड है, इसमें आप वर्ड फाइल पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपका बहुत ज्यादा दिमाग वैसा हो जाएगा।
तो इसलिए मैंने ट्राई किया है इसको जितना 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 सिंपल बना सके उतना सिंपल बनाने की यहाँ पे ट्राई की है, ताकि आप थ्योरी वो जाकर के पढ़ें, अभी पढ़ें लेक्चर के बाद, तो आपको लगे कि यार ये तो बहुत आसान थी, ठीक है। नहीं तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती है स्टूडेंट को, ठीक है। तो अभी तक कोई अटेंशन पे नहीं कर रहा था तो अटेंशन पे करें प्लीज, रिक्वेस्ट है। और अपने वीडियो कैमरास ऑन करें इस टॉपिक के लिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि सभी के सभी अलर्ट होकर के बैठे हो, ठीक है। केमिकल एवोल्यूशन क्या है, ये क्या पढ़ रहे हैं? एवोल्यूशन ऑफ प्रोटीन क्वालिटी। प्रोटीन की क्वालिटी कैसी होगी उसको एवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है। कहां पे एवेल्युएट कर रहे हैं? ये जो सारे नाम लिखे हो ना, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, ये हम यूजुअली मोनोगेस्टिक एनिमल्स में करते हैं। बट अगर रूमिनेंट में कुछ भी याद नहीं आ रहा हो तो थोड़े बहुत लिख दे रहे हैं, इनमें से चल जाएंगे। बस उसमें हम थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, रूमिनेंट में कितना वेस्ट होगा इसमें से, फिर आगे जाके कैलकुलेट करने लग जाते हैं इन्हीं चीजों से। बट सही मायने में वो मोनोगेस्टिक एनिमल्स के लिए, ठीक है। रूमिनेंट के लिए भी आगे मैंने लिखे हुए अलग से, डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि रूमिनेंट के लिए नहीं है तो बोल रहे इसमें से कर लो। चलो जी, केमिकल एवोल्यूशन। हाँ जी, बोल रहे थे कुछ आप लोग, कोई डाउट था क्या? नहीं सर। ओके, चलिए जी, सबसे पहले हम करेंगे केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन का मतलब क्या है, कहां पे करेंगे केमिकल एवोल्यूशन? जो फीड है उसके अंदर ही केमिकल एवोल्यूशन हम कर लेंगे। केमिकल एवोल्यूशन मतलब जो फीड के अंदर जो केमिकल्स हैं उनको एवोल्यूएट कर रहे हैं। और कौन से फीड के अंदर? प्रोटीन वाले के अंदर, ऑब्वियसली, क्योंकि हम प्रोटीन की क्वालिटी को एवोल्यूएट कर रहे हैं तो प्रोटीन वाले फीड को ही केमिकल स्कोर देंगे। अब वो किस बेसिस पे केमिकल स्कोर देंगे? जो केमिकल कंपोनेंट्स हमें फीड के अंदर दिखते हैं उस बेसिस पे। अब कौन से कंपोनेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, क्या लगता है? क्या कार्बोहाइड्रेट की, क्या फैट की? नहीं, प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो कंपोनेंट क्या होंगे प्रोटीन के? अमीनो एसिड होंगे। और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं? जो एनिमल खुद से ना बना सके, यानी कि वो बाहर से ही लेने पड़ेंगे एनिमल को, उसकी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती एनिमल की। और जो खुद से वो सिंथेसाइज नहीं कर सकती है वो बाहर से लेना पड़ेगा, और इसलिए उसको हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। यानी कि एसेंशियल है, आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा, बॉडी आपकी खुद डिजाइन नहीं कर सकती उस अमीनो एसिड को। तो यहां पे भी हम उन एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करते हैं केमिकल स्कोर्स में, जो फूड के अंदर लिमिटिंग होते हैं। अब किसी फीड के अंदर कोई एसेंशियल अमीनो एसिड लिमिटेड है या नहीं है, वो किस बेसिस पे पता लगेगा? पहली बात तो ये कि हम ये बताएंगे कि स्पीसीज की किसकी बात कर रहे हैं। किसी स्पीसीज में वो एसेंशियल अमीनो एसिड एसेंशियल होता ही नहीं, उसकी खुद की बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है। किसी स्पीसीज में वो एसेंशियल होता है। तो सबसे पहली बात तो स्पीसीज की बात करेंगे। मतलब ये ऐसा कुछ लिखा नहीं मिलेगा आपको वहां पे, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए दिमाग में क्या पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो एसेंशियल जो स्कोर होता है, ये सॉरी केमिकल जो स्कोर होता है वो हम एसेंशियल अमीनो एसिड के बेस पे देते हैं। बट किस 10 फीड है तो कुछ ना कुछ हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए ना, ताकि उस स्टैंडर्ड से हम कंपेयर कर करके उन फीड्स को बराबर पैमाने पे कंपैरिजन कर सकें। ये बोल सकें ये ऊपर है ये नीचे है, एक स्टैंडर्ड तो लेना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम क्या लेते हैं? एग को लेते हैं। एग को क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड में ले लेते हैं। जो एग होता है उसको क्या करते हैं? स्टैंडर्ड मान लेते हैं। अब जो भी लिमिटिंग अमीनो एसिड है उस फीड के अंदर, उसका जितना भी नंबर है वो, और उस अमीनो एसिड का एग के अंदर जितना नंबर है वो, डिवाइडेड बाय दैट, तो उससे जो भी होगा वो केमिकल स्कोर निकल करके आ जाएगा। बाकी अमीनो एसिड्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि 5 एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए एनिमल को, उसमें से इस फीड के अंदर एक तो बहुत ही कम है, हमने यही उठा लिया, बाकी 4 ठीक थे। तो क्या ये सही नहीं रहेगा क्या कि सभी के सभी अमीनो एसिड्स को डाल करके हम इनका एक ज्योमेट्रिक मीन निकाल लें, बजाय कि इंडिविजुअल को उठा के देख रहे हैं? क्योंकि इंडिविजुअल कुछ नहीं होता अपने आप में। जब इंडेक्सिंग कर रहे हैं बड़े पैमाने पे देखते हैं तो सब कुछ देखते हैं एक साथ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड इंडेक्स। यहां पे सिर्फ एसेंशियल अमीनो एसिड की बात हुई थी केमिकल स्कोर में, यहां पे एसेंशियल अमीनो एसिड इंडेक्स की बात हो रही है। इंडेक्स में क्या करते हैं? हम इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में क्या, आउटलायर्स जो वैल्यू होती हैं, आउटलायर्स का मतलब है जैसे 1, 7, 11 और ये सीधा 1000 आ गया, ठीक है। तो इस चीज को एक पैमाने पे लाने के लिए, एक मीन पे लाने के लिए, एक बीच वाली वैल्यू बताने के लिए हम अरिथमेटिक मीन यूज नहीं करते, हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं। तो यहाँ पे एसेंशियल अमीनो एसिड स्कोर इंडेक्स जो है, यहां पे हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करेंगे, इंडिविजुअल एसेंशियल अमीनो एसिड का स्कोर नहीं निकालेंगे। और जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो बेस्ट बताता है कि ओवरऑल ये फीड की ये वैल्यू है, ये स्कोर जाएगा, ठीक है। ये केमिकल एवोल्यूशन में मैंने आपको बताया। पढ़ क्या रहे थे?
प्रोटीन की जो क्वालिटी है उसको एवेल्युएट कर रहे थे। कहां पे? मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स में कर रहे थे, उसमें केमिकल स्कोर हमने देखा है। अब बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हमने जो जो किए हैं इनकी डेफिनेशन पढ़ लो, इनमें जिंदगी भर कंफ्यूजन नहीं रहता है बच्चे को, है ना। डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट, जितना भी प्रोटीन अब्जॉर्ब किया, इंजेस्ट किया, जितना भी प्रोटीन, इंजेस्ट का मतलब जितना भी प्रोटीन फीड में था वो जो एनिमल ने लिया, उस प्रोटीन में से अब्जॉर्ब कितना हुआ। नाम से पता लग रहा है ना, डाइजेस्टिबिलिटी, यानी कि फीसेस में से जाकर के फाइनली बचा कितना, वो क्या है? डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट। किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बोलो, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक ही बार बताऊंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज अभी बोल देना कि रुको सर इसको दोबारा बताओ, ठीक है? अभी सुनते जाओ। प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है? ये बोलता है कि जितना भी प्रोटीन इंजेस्ट किया था उसमें से वेट गेन कितना हुआ है। बेसिकली ये लगा लीजिए 10 ग्राम प्रोटीन लिया था, 2 ग्राम वेट गेन हुआ है, तो 2/10 आ जाएगा, ठीक है? तो इसका एफिशिएंसी रेशियो क्या है? प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो 10 ग्राम दे रहे हो तो 2 ग्राम बॉडी में जाकर के वेट गेन हो रहा है, तो कितना हुआ? बेसिकली अगर निकालोगे आप इसका 0.2 हो जाएगा शायद। हाँ शायद, क्या पक्का 0.2 ही होगा। तो इसका प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो है 0.2, क्योंकि प्रोटीन आपने दिया 10 ग्राम और मसल में जो वेट गेन हुआ जाकर के वो क्या है? 2 ग्राम। तो 0.2 क्या है इसका? क्या है इसका? प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो है, ठीक है? ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये जो आपकी वर्ड फाइल में है ना, बड़े बड़े यूं लिखे हुए हैं, बट यहां पे मैंने एक एक वर्ड में इसलिए डाल दिया ताकि इतना पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको आइडिया हो जाए। आप खुद से भी लिखेंगे तो ठीक ही लिख के आएंगे, ओके? नेट प्रोटीन रिटेंशन क्या होता है? नेट प्रोटीन रिटेंशन, एक बार मैं भी देख लेता हूं, कुछ गलत ना बोल दूं, क्योंकि यहां पे स्क्रीन होती है ना, काफी बड़े आ गए हैं, मेरे को दिख नहीं रहा है कुछ। कोई बताना चाहेगा तो बता भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कंट्रोल वर्ड है इसमें, इसका मतलब क्या हुआ? नेट प्रोटीन रिटेंशन में हम क्या चीज चेक करते हैं? अब इसको मैं एक ट्रिक भी बताता हूं आपको याद रखने की, कि आप कैसे याद रखेंगे। हालांकि वो कंफ्यूजन होगा बाद में जाके, एक और नेट आ रहा है यहाँ पे, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, बट उतना आप देख लेना, उसका भी अलग से ट्रिक बता देंगे। नेट प्रोटीन रिटेंशन का मतलब क्या बोलना चाह रहा है? कुछ एनिमल्स को हमने रखा, इनको कार्बोहाइड्रेट खिलाया, मिनरल खिलाया, इनका वेट मेंटेन रखा, यहां पे हमने वही बेसल डाइट दी इसको, बट इसके साथ साथ हमने प्रोटीन दे दिया। अब हम पहले क्या देखते थे? एनर्जी हम दे रहे थे, हम सोचते थे कि, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोटीन एनर्जी इंटर रिलेशनशिप, प्रोटीन दे तो रहे हैं बट एनर्जी भी देते हैं साथ में। ये मत सोचना सिंपल प्रोटीन दे रहे हैं। सिंपल प्रोटीन दोगे तो एनर्जी प्रोटीन को तोड़ के खा जाएगा, अपना सांस लेने में बीएमआर वाले सिंपल फिजियोलॉजिकल फंक्शन में यूज कर लेगा प्रोटीन को। तो प्रोटीन बोलने को तो दे रहे हैं बट एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना इसके साथ भी। तो प्रोटीन और ये एनर्जी जो बेसल एनर्जी होती है, ये देने के बाद एनिमल का वेट गेन हुआ 3 kg, यानी कि 3 किलोग्राम, ठीक है? 3 किलोग्राम क्या हो गया? बॉडी वेट इसका इंक्रीज हो गया। यहां पे क्या दे रहे थे? सिंपल कार्ब्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है साहब? इससे 1 kg वेट हो जाता है गेन। अब देखना, ध्यान से समझना, सिर्फ मैं प्रोटीन दे रहा था और कार्बोहाइड्रेट भी दे रहा था, तो मेरे को नहीं पता था कि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ मेंटेनेंस के लिए यूज हो रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत 3 kg में से 1 kg जो है कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट हो गया, उसकी वजह से भी 1 किलो वेट बढ़ गया। बट क्या मैं सिर्फ इसको देख के बता सकता हूं क्या कि 1 किलो कार्बोहाइड्रेट की वजह से बढ़ा और 3 kg जो है प्रोटीन की वजह से बढ़ा? इसको देख के नहीं बता, यहां पे तो सीधा ये पता लग रहा है कि 3 kg वेट बढ़ा है। ये नहीं बता सकता हूं कि प्रोटीन से कितना बढ़ा है और कार्बोहाइड्रेट से कितना बढ़ा है। इसके लिए हम इसको कंपेयर करने के लिए, नेट प्रोटीन वैल्यू निकालने के लिए क्या नेट प्रोटीन रिटेंशन के लिए क्या निकालते हैं हम? ये एनिमल लेते हैं, इसको भी वही कार्बोहाइड्रेट खिलाते हैं, तो हमें यहां पे पता लगता है इसको 1 किलो वेट बढ़ा है, यहां पे 3 किलो था। तो ये हम एनिमल से कंपेयर करके हमें ये पता लग जाएगा कि ये 1 किलो कार्बोहाइड्रेट की वजह से है, इसको इसमें से माइनस करो तो बचा कितना? 2 किलो। तो 1 किलो अगर कार्बोहाइड्रेट खाने वाले एनिमल्स में भी बढ़ा है तो कार्बोहाइड्रेट की वजह से बढ़ा है, जबकि यहां पे 1 किलो ये कार्बोहाइड्रेट की वजह से दे दिया हमने इसको, तो बचा हुआ 2 किलो किसकी वजह से होगा? अब कंफर्म हो गया, नेट प्रोटीन की वजह से, नेट प्रोटीन की वजह से रिटेंशन कितना हो रहा है वो हमें यहां पे पता लग जाएगा। इस एनिमल को, 2 एनिमल्स को कंपेयर करेंगे। वो थ्योरी में लिखे हुए हैं, ये सारी बातें वहां पे समझ में नहीं आती, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत, तो मैंने अभी आपको यहां पे इसलिए क्लियर कर दिया है। अब आ जाओ जी ग्रोस प्रोटीन वैल्यू। अब ग्रोस प्रोटीन वैल्यू में क्या बोलना चाहते हैं? यहां पे 2 एनिमल्स हैं,
कार्बोहाइड्रेट दिया, बेसल प्रोटीन भी दिया, इसको भी कार्बोहाइड्रेट भी दिया, बेसल प्रोटीन भी दिया, बट यहां पे जो टेस्ट प्रोटीन होता है या सप्लीमेंटल प्रोटीन बोल देते हैं इसको, वो भी हम साथ में दे रहे हैं, इसके वो भी हम साथ में दे रहे हैं। तो उससे क्या पता लगेगा, जो ये सप्लीमेंटल प्रोटीन है ये ओवरऑल इस फीड की वैल्यू को, या प्रोटीन, इस फीड में से जो प्रोटीन है उसकी यूटिलाइजेशन को कैसे इफेक्ट कर रहा है। ये जो सप्लीमेंटल वाला प्रोटीन हमने इसको ऊपर दिया है। ग्रोस क्यों बोल रहा हूं, नेट क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि यहां पे सिर्फ जो प्रोटीन दिया ना, टेस्ट प्रोटीन, सिर्फ एग्जैक्ट उसकी वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, जो साथ में बेसल वाला प्रोटीन था वो ओवरऑल वैल्यू को इफेक्ट कर रहा है, ओवरऑल प्रोटीन की। तो हमें ग्रोस आइडिया मिल रहा है, यहां पे हमें नेट एग्जैक्ट कितना मिल रहा है इस पर्टिकुलर सप्लीमेंटल वाले प्रोटीन से, वो नहीं पता लग रहा है, तो वी कॉल इट ग्रोस प्रोटीन वैल्यू। अब ये देखिए, इसमें लॉजिक भी है, ट्रिक भी है, समझना भी है, कॉन्सेप्ट भी है, सब कुछ आ रहा है इसमें, और ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे है, इससे शॉर्ट में आप इसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट वे है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो अभी बता देना, फिर से समझा देंगे। वैसे आपको यही लेक्चर भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल भी जाएगा, तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे। बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है, जितना भी ये नाइट्रोजन आपकी बॉडी ने अब्जॉर्ब किया, अब्जॉर्ब मतलब डाइजेशन होने के बाद जो ब्लड में अब्जॉर्ब किया, वो जो अब्जॉर्प्शन वाला नाइट्रोजन है ना, उसमें से आपका बॉडी में कितना रिटेन रहा, यानी 100 ग्राम नाइट्रोजन लगा लीजिए अब्जॉर्ब कर लिया बॉडी ने, 200 में से 100 कर लिया, बाकी का फीसिस से निकल गया था। और जो 100 ग्राम ब्लड में है उसमें से भी 30 ग्राम निकल जाता है यूरिन से, फिल्टर होके ब्लड में से गया किडनी में, किडनी से यूरिन में, बचा कितना, 30 ग्राम निकला, तो 100 में से 70 ग्राम बचा। तो ये क्या है, ये बायोलॉजिकल वैल्यू है। कितनी है इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू, कितनी है, 70% हुई। 100 में से 70 बचा ना बॉडी में, बाकी यूरिन से निकल गया वो। और कहां से कैलकुलेट करते हैं इसको, जब बॉडी नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर लेती है, जब नाइट्रोजन ब्लड में 100 ग्राम है, उसमें से 30 निकल गई बाहर, 70 बची, तो 70 इज व्हाट, इट इज द बायोलॉजिकल वैल्यू। तो समझ में आया बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब क्या होगा। चलिए जी, ग्रोस प्रोटीन वैल्यू क्या होती है, ये तो हमने बात करी ली। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, अब वहां पे क्या था, नेट प्रोटीन रिटेंशन था, यहां पे नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन है। अब नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन का मतलब यहां पे नाइट्रोजन कंटेंट से, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेंट अगर हमें पता है तो सिंपली उसको 6.25 से मल्टीप्लाई करना है ना, प्रोटीन तो आ ही जाएगा। तो यहां पे नाइट्रोजन की बात करते हैं हम, किसमें, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन में। अब नेट का मतलब क्या है, नेट का मतलब हम मानते हैं जितना भी नाइट्रोजन फीड के अंदर था वहां से कैलकुलेट करेंगे, जितना भी नाइट्रोजन, एक सेकंड रुकेगा, Recording in progress. कैंसिल हो गया, ऐसे कैसे, कैंसिल हो गया था क्या लेक्चर, कहां तक सुना है आप लोगों ने, वीडियो स्टॉप हो गया था क्या, कहां तक लोग सर ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है कुछ। सुनाई, अरे एक सेकंड रुकिए, अभी सुन रहे, अच्छा अभी सुन रहे हैं आपको, हाँ सर ठीक है सर, हाँ जी, स्क्रीन भी साफ हो गई। अच्छा स्क्रीन भी साफ हो गई, अरे थैंक गॉड। हाँ हाँ सर दिख रहा है पूरा साफ। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने कहां तक सुना था, ये कहां तक पढ़ लिया, सर ग्रास प्रोटीन वैल्यू तक चल रहा था, फिर गड़बड़ हो गया। बायोलॉजिकल, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम ग्रोस प्रोटीन वैल्यू को भी एक बार रिपीट कर देते हैं। ग्रोस प्रोटीन वैल्यू हमने क्यों बोला, ये एक ग्रुप ऑफ एनिमल है जिसमें बेसल डाइट दी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, मिनरल और प्रोटीन भी है, स्टैंडर्ड प्रोटीन है उसमें जितना होना चाहिए। और ये दूसरा ग्रुप ऑफ एनिमल लिया, इसमें कार्बोहाइड्रेट, मिनरल और प्रोटीन भी है जो स्टैंडर्ड प्रोटीन होना चाहिए, बट हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक सप्लीमेंटल प्रोटीन भी दे देते हैं, और उससे हम ये पता करते हैं कि ये जो सप्लीमेंटल प्रोटीन दे रहे हैं ये ओवरऑल स्टैंडर्ड प्रोटीन और इसके खुद के यूटिलाइजेशन को, ओवरऑल प्रोटीन की यूटिलाइजेशन को कैसे इफेक्ट करता है। अगर ओवरऑल प्रोटीन की यूटिलाइजेशन की बात कर रहा हूं, जो प्रोटीन दिया है सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूं, तो यहां पे नेट की बात नहीं करेंगे, यहां पे ग्रोस की बात करेंगे, क्योंकि ये अपने आप को ही नहीं, सिर्फ जो दूसरा स्टैंडर्ड प्रोटीन था उसके यूटिलाइजेशन को भी इफेक्ट कर रहा है, उसके यूटिलाइजेशन को भी वो कम कर रहा है या फिर ज्यादा कर रहा है, डिपेंड करता है कि वो उसकी बॉडी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कौन, सप्लीमेंटल प्रोटीन। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रोस प्रोटीन वैल्यू। जो दूसरा प्रोटीन ऐड किया है, जो सप्लीमेंटल प्रोटीन ऐड किया है, उसने जो स्टैंडर्ड प्रोटीन था उसकी यूटिलाइजेशन को बढ़ाया है या फिर घटाया है, ठीक है, इसलिए हमने इसको बोला था ग्रोस प्रोटीन वैल्यू। उसके बाद बायोलॉजिकल वैल्यू में हमने, और जो नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन वैल्यू है उसमें बात करी थी नाइट्रोजन की। एक फंडा क्लियर रखना, बायोलॉजिकल वैल्यू और नेट प्रोटीन, हाँ जी
बोलिए प्लीज। आपकी वीडियो रुक रही है, बार बार ऑडियो भी जा रही है। ऑडियो भी जा रही है, वीडियो भी जा रही है। एक मिनट रुकिएगा। एक काम करिए, आप लोग अपनी वीडियो बंद कर सकते हैं चाहे तो, मे भी शायद कोई नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। नेट भी दोनों लगे हुए हैं, फाइबर, एयरटेल, जियो, पता नहीं इतना प्रॉब्लम क्यों होता है नेट में। अभी ठीक है, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, या अभी भी वीडियो चल रहा है? हाँ जी सर आपका नेटवर्क बहुत लो दिखा रहा है सर, ओके। बीच बीच में वो लग रहा है। नेटवर्क इश्यू है, एक मिनट रुकेगा, देखते हैं क्या इश्यू है इसको मोबाइल के डाटा से भी करके देख लेते हैं, मे भी शायद काम कर जाए। चलिए एक बार अब देखते हैं बात बन रही है कि नहीं बन रही है। अभी ठीक है, थोड़ा पहले से बेहतर है क्या? जी सर। ओके। बायोलॉजिकल वैल्यू में और नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन में आपको अलग से बात क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे हम नाइट्रोजन रिटेंशन देखते हैं, प्रोटीन की डायरेक्टली बात नहीं करते हैं। जबकि ऊपर हम बात कर रहे थे कितना प्रोटीन फीड से लिया, उसमें से कितना वेट गेन हुआ, या कितना प्रोटीन अब्जॉर्ब हुआ, उसमें से कितना वेट गेन हुआ। वहां पे प्रोटीन की बातें कर रहे थे। बायोलॉजिकल वैल्यू में और नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन में हम नाइट्रोजन रिटेंशन की बात करते हैं। अब बायोलॉजिकल वैल्यू में और नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन में क्या फर्क है, ये समझ लो। क्वेश्चन डिफरेंस आता है नेट प्रोटीन वैल्यू में और नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन में, डिफरेंस बता दीजिए। अब नेट प्रोटीन वैल्यू क्या है, ये बायोलॉजिकल वैल्यू को ही नेट प्रोटीन वैल्यू बोल देते हैं, एनपीवी, और ये है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। तो नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन क्या बताया मैंने आपको, नेट आ गया मतलब फीड में जितना नाइट्रोजन था वो, और उसके बाद फाइनली बॉडी के अंदर कितना रिटेन रहा वो, इसलिए इसको बोल देते हैं नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, कितना फाइनली बचा। प्रोटीन यूटिलाइजेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेंट पता लग गया, इसको 6.25 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोटीन का पता लग जाएगा। और बायोलॉजिकल वैल्यू, जितना नाइट्रोजन आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हुआ डाइजेशन के बाद, और उसमें से कितना फाइनली बॉडी में रिटेन रहा। जितना अब्जॉर्ब हुआ तो हो सकता है उसमें से कुछ ब्लड सर्कुलेशन से फिल्टर होकर किडनी से बाहर चला जाए, ठीक है। तो और जबकि इसमें फीड के अंदर कितना नाइट्रोजन था नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन में, और फाइनली आपकी बॉडी के अंदर कितना, एनिमल की बॉडी के अंदर रिटेन रहा, इसलिए वी कॉल इट नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। जबकि बायोलॉजिकल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, बायो वर्ड आ जाता है, मतलब एनिमल के अंदर ही लेंगे, जो पहले वाली वैल्यू भी है। इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन अब्जॉर्ब्ड की बात कर रहे हैं, फीड के नाइट्रोजन की बात नहीं करी, क्योंकि बायोलॉजिकल वैल्यू स्टार्ट भी हमने इसको अंदर से ही किया, बॉडी के जितना अब्जॉर्ब हो चुका है उसमें से भी फाइनल रिटेन कितना करेगा, दैट इज बायोलॉजिकल वैल्यू। और जितना फीड में इंजेस्ट किया है, फीड में जितना नाइट्रोजन था और उसमें से बॉडी में कितना रिटेन रहा है, दैट इज नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। प्रोटीन क्यों बोल रहा हूं, नाइट्रोजन क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि नाइट्रोजन से हमें क्या करना है, सिंपली 6.25 से मल्टीप्लाई तो करना है, उसमें प्रोटीन आ जाएगा, इसलिए प्रोटीन बोल रहे हैं। चलिए, लेकिन निकालते कैसे हैं, इसको नाइट्रोजन के बेसिस पे निकालते हैं, ठीक है। प्रोटीन रिप्लेसमेंट वैल्यू, पीआरवी। अब इसमें ये बोलना चाहते हैं, एक प्रोटीन है ऑलरेडी जो एनिमल को दे रहे हैं, उसमें से कुछ निकाल देते हैं, कुछ प्रोटीन निकाल करके दूसरा प्रोटीन डाल देते हैं, उसके बाद और कुछ हिस्सा हटाते हैं उस प्रोटीन का, दूसरा प्रोटीन फिर मिक्स करते हैं, फिर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते उसको काफी अमाउंट जो है दूसरा प्रोटीन का डाल देते हैं उसमें, और ये चेक करते हैं ओवरऑल जो हमने प्रोटीन को रिप्लेस किया है दूसरे प्रोटीन से धीरे धीरे, उसमें उसकी यूटिलाइजेशन में क्या इफेक्ट आ रहा है, उसकी वैल्यू में क्या इफेक्ट आ रहा है, दैट इज प्रोटीन रिप्लेसमेंट वैल्यू। ये समझ में आ गया आपको, यहां तक समझ में आ गया। बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स और ये सब, ये सबसे हार्ड स्लाइड थी मतलब बेसिकली, और पहले वाली काफी इजी थी, मुझे लगता है कि मैंने उसको हार्ड कर दिया इतना बता बता के एग्जांपल से। तो 2-3 चीजें थी दिमाग में, वैसे बता दूं वैसे बता दूं, तो वो ज्यादा मिक्सअप हो गया। डोंट वरी, इसको क्लियर कर देंगे बिल्कुल।
प्रोटीन एवेल्युएशन इन र्यूमिनेंट। एक बार ये कंफर्म कीजिएगा, आपको सुनाई दे रहा है सबको या अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम है कोई? सुनाई दे रहा है, थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है। ब्लर दिखाई दे रहा है, ये शायद मेरे को लगता है कि इंटरनेट का ही कोई इश्यू है। इसको क्लास को फिर से स्टार्ट करें, क्या बोलते हैं? फिर से स्टार्ट करें क्लास को? एक हाँ सर, पहली बार ऐसा हुआ है, बाकी तो सब सही चलता है, आज ही हो रहा है सर। एक्चुअली स्क्रीन का भी ब्लर हमने रिकॉर्डिंग पे भी लगाया है और वो है ना ऑनलाइन इसको अपलोड करके साथ के साथ रिकॉर्ड हो रहा है ये, तो शायद उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग साथ में चल रहा है दूसरे सॉफ्टवेयर में। बट चलिए, सर्वर लोड है थोड़ा। बाकी लेक्चर्स में तो प्रॉब्लम नहीं आया था, ये आज इसी लेक्चर में क्यों आ रहा है? क्योंकि वीओ के हमारे 3-4 लेक्चर ले चुके हैं ऐसे रिकॉर्ड करके, उसमें प्रॉब्लम नहीं आया था कुछ भी। पर चलिए इस लेक्चर के बाद देखें कैसे ना कैसे एक बार मैनेज करते हैं। आप मेरे ऊपर ही फोकस रखें, स्लाइड पे कुछ देखने का है भी नहीं, आप याद रखें। बस मैं जो बताता हूँ आप आराम से बैठ के सुने उसको कहानी की तरह, है ना। कुछ पॉइंट रहेगा तो मैं बोल दूंगा, आप लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। और पीपीटी आपको बिल्कुल लेक्चर अभी अपलोड कर ही चुके हैं, इसको लेक्चर से पहले ही अपलोड कर दी थी, तो आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर चाहें तो, और वहां से आप देख सकते हैं। तो हमने प्रोटीन की क्वालिटी को एवेल्युएट करने की ट्राई किया था, किसमें? मोनोगेस्ट्रिक एनिमल्स में, जिसमें सबसे पहला तरीका था केमिकल स्कोर, केमिकल एवेल्युएशन था। केमिकल एवेल्युएशन में हमने 2 मेथड पढ़े थे, केमिकल स्कोर, इंडिविजुअल एसेंशियल अमीनो एसिड को हमने चेक किया। उसके बाद क्या था? एसेंशियल अमीनो एसिड इंडेक्स स्कोर। तो उसमें हमने क्या देखा था? सारे एसेंशियल अमीनो एसिड को देखा, स्टैंडर्ड प्रोटीन जो एग रहता है उससे कंपेयर किया, उसका जो रेशियो था सबका हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया। ज्योमेट्रिक मीन क्यों निकाल रहे हैं, अरिथमेटिक क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि ये आउटलायर्स जो वैल्यू होती हैं जो बिल्कुल अलग हो जाती हैं, उनको भी एक साथ लेकर के अच्छे से मीन निकालने में सक्सेसफुल है। कौन? ज्योमेट्रिक मीन। तो हम उसमें ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं, किसमें? एसेंशियल अमीनो एसिड स्कोर इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हैं सबका, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स देख रहे हैं हम। बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में हम प्रोटीन को एवेल्युएट कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम इसको बता सकते हैं कि इस मेथड से ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं एनिमल को, इस मेथड से भी चेक कर सकते हैं कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, इस मेथड से भी चेक कर सकते हैं कि प्रोटीन का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है। और काफी सारे मेथड्स हैं, कौन से मैंने आपको बताए? मैंने आपको सबसे पहला क्या बताया मेथड, उसको रिवाइज ही करवा रहा हूं क्योंकि किसी को नहीं समझ में आया तो। डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट क्या होता है, जितना भी आपने लिया उसमें से बॉडी में कितना बचा, हमने पहला मेथड पढ़ा वो। फिर हमने देखा प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो की हमने बात करी। फिर नेट प्रोटीन रिटेंशन की हमने बात करी, ग्रोस प्रोटीन वैल्यू की हमने बात करी, बायोलॉजिकल वैल्यू की, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन की, और लास्ट में हमने पढ़ा पीआरवी, प्रोटीन रिप्लेसमेंट वैल्यू। एक एक चीज को मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब बार बार आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे फिर से समझा दो, मेरे को पता है आपको समझ में आ चुका है। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे जाकर के रियल मायने में आपको तब पता लगेगा कि हाँ समझ में आया है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। वो आपका वर्ड फाइल आपको अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप वर्ड फाइल भी आप डाउनलोड करके देख लेना। अब दूसरा वो हमने मोनोगेस्ट्रिक एनिमल के लिए गया था, ये हम देख रहे हैं रूमिनेंट्स के लिए। अब रूमिनेंट्स में 3-4 तरीके होते हैं, उनको भी लिख सकते हो अगर तरीके कम पड़ रहे हैं तो, लेकिन वहां पे हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पे डायरेक्टली स्टमक में नहीं जाता है, पहले फीड रूमन में जाएगा, रूमन में कितना उसका डिग्रेडेबिलिटी हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट करके हम उसको फर्दर मान सकते हैं कि हाँ उसका कुछ ऐसे निकाला जा सकता है। बट अगर पर्टिकुलर सिर्फ इसकी बात करें तो यहाँ पे हम इन विवो मेथड देखते हैं। इन विवो मेथड से क्या हुआ, लाइव रूमिनेंट एनिमल ही रहेगा, उसको फीड खिलाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली पूरा डाइजेस्टिबिलिटी हम चेक करेंगे और उसके बेसिस पे हम बताएंगे इतना फीड दिया, इतना डाइजेस्ट नहीं हुआ और इतना इसके बॉडी में रिटेन किया है, ठीक है। ये होता है इन विवो मेथड। इन विट्रो मेथड सबको पता है, विट्रो मतलब बाहर, विट्रो में भी आर और बाहर में भी आर, ऐसे याद रख सकते हो। विट्रो बाहर, एनिमल के बाहर की बात हो रही है। तो एनिमल के बाहर 2 तरीकों से काम करते हैं, एक तो बैच सिस्टम होता है और एक होता है सिंपली बिना बैच सिस्टम, उसको ह्यूमन स्टिमुलेशन टेक्निक बोल देते हैं। बिना बैच सिस्टम का मतलब क्या है वो देख लो एक बार। ये लगा लीजिए, ये पूरा रूमन है यूं करके, ठीक है। इसके अंदर काफी सारा कंटेंट क्या, र्यूमिनल फ्लूइड है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ऐसे ही ले लेते हैं, स्टीर करते रहते हैं सारी कंडीशन ताकि मेंटेन रहे यूनिफॉर्मली, और उसके अंदर न्यूट्रिएंट, नए नए न्यूट्रिएंट डालते रहते हैं। जो माइक्रोब्स इसमें काम कर रहे हैं वो माइक्रोब्स जो हैं काम करते रहें, इसलिए न्यूट्रिएंट को भी डालते रहते हैं। और जो फर्मेंटेशन कर रहे हैं माइक्रोब्स, उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है उस वेस्ट प्रोडक्ट को भी हम निकालते रहते हैं इससे बाहर। ताकि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा,
ताकि लॉन्ग टर्म के लिए लंबे समय तक हम देख पाए कि ये फाइनली कितना तो ह्यूमन के अंदर एक प्रोटीन डिग्रेड करता है और कितनी उसकी डाइजेस्टिबिलिटी होती है। कहां पे? ह्यूमन के अंदर, क्योंकि हम रूमिनेंट्स के अंदर प्रोटीन का एवोल्यूशन देख रहे हैं। अगर प्रोटीन हमने रूमिनेंट्स में दिया है तो यहां पे ह्यूमन के अंदर हम क्या टेक्निक यूज करते हैं? एक तो इन विवो डायरेक्ट एनिमल को ही उठा के देख लिया उसमें क्या हो रहा है, और दूसरा उस र्यूमन का जो भी र्यूमिनल फ्लूइड था वो बाहर निकाल लिया और उसको प्रॉपर र्यूमन की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं कि बिल्कुल र्यूमन जैसा ही एनवायरनमेंट होना चाहिए उसमें। तो न्यूट्रिएंट को भी डालते हैं, माइक्रोब जिंदा रहे ताकि, और फर्मेंटेशन से वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको भी निकालते हैं। फायदा क्या है? लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक ये काम कर सकते हैं क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट को हम बाहर निकाल रहे हैं और माइक्रोब को जिंदा रखने के लिए हम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं। तो लंबे टाइम तक देखना है अगर हमें, तो हम क्या यूज करते हैं? ये वाला यूज करते हैं, ह्यूमन स्टिमुलेशन टेक्निक हम यूज करते हैं। और ये जो बैच वाला है, बैच कल्चर सिस्टम, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें एक फीड का नहीं हमें कैलकुलेट करना, लगा लीजिए हमारे पास 50 फीड है, उनका कैलकुलेट करना है। तो र्यूमिनल फ्लूइड जो होगा, र्यूमन में जो फ्लूइड होता है उनको हम निकालेंगे। फ्लूइड को लगा लीजिए पूरा हमने एक बाल्टी भर लिया ह्यूमन फ्लूइड का, ठीक है, और उसको हमने थोड़ा थोड़ा एक डब्बा जो रहता है उसके अंदर डाल दिया, 50 डब्बों में डाल दिया ऐसे ऐसे करके। और उन 50 डब्बों में जो हमें 50 जो सैंपल थे अलग अलग फीड के, उनको कैलकुलेट करना है कि ह्यूमन फ्लूइड में जाने के बाद इनकी डिग्रेडेबिलिटी या डाइजेस्टिबिलिटी कितनी है। सभी डब्बों में रखा, वो 50 तरह के फीड 50 डब्बों में रख दिए, और रखने के बाद हमने उसको कर दिया क्लोज। तो वो क्लोज हुआ कि नहीं हुआ? कौन से वाला? बैच कल्चर। बैच का मतलब आपका बैच लगा लीजिए, इसमें बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं बैच में एक ही बच्चा बढ़ रहा है, वैसे ही उसमें बहुत सारे सैंपल होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? बैच कल्चर सिस्टम बोलते हैं। इसका फायदा क्या है? एक ही टाइम में बहुत सारे बैचेस को, बहुत सारे फीड का हम डिग्रेडेबिलिटी और डाइजेस्टिबिलिटी चेक कर सकते हैं। नुकसान क्या है? छोटे टाइम के लिए चलेगा, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्यों होता है शॉर्ट टर्म के लिए? होपफुली आप समझ गए होंगे, इतने छोटे छोटे से डब्बे रहते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट देने का प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बन पाता है, और ना ही जो वेस्ट मटेरियल होता है फर्मेंटेशन से, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको निकालने का सिस्टम उसमें क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लंबे टर्म के लिए करना है बिल्कुल परफेक्ट ह्यूमन जैसा एनवायरमेंट बना करके, एनिमल जैसा, तो हम क्या यूज करते हैं? ह्यूमन स्टिमुलेशन टेक्निक वाला काम करते हैं उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट भी दे सकते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट भी उसमें बाहर निकल जाते हैं। ठीक है जी, इसमें ये सब दिया नहीं हुआ है, बट मैंने आपको बता दिया ताकि आप जाकर के खुद से गूगल करके उसमें अपना टाइम खराब ना करें। अब एक है इन सीटू मेथड। इन सीटू मेथड क्या है? एनिमल की बॉडी के अंदर ही कर रहे हो आप वो। अब आप बोलोगे सर ये जो आपने इन विवो वाला बताया था इसमें भी तो कुछ ऐसा ही चल रहा था, ये तो फीडिंग ट्रायल्स के बेसिस पे चल रहा था, ठीक है, ये तो बहुत ही जनरल वाला हो गया। अब ये थोड़ा सा और ज्यादा इसमें स्पेसिफिक बोल सकते हो आप। कैसे स्पेसिफिक? कैसे? एक पर्टिकुलर साइट पे इन सीटू मेथड, मतलब एक पर्टिकुलर साइट पे आप अप्लाई कर रहे हो एनिमल की। कैसे? जो र्यूमन होता है उसको ओपन कर देते हैं, नाइलॉन बैग होता है, नाइलॉन बैग को उठा करके र्यूमन में रख देते हैं, और जो भी काम एग्जैक्ट परफेक्ट जो जैसा भी ह्यूमन के अंदर हो रहा है वो नाइलॉन बैग के अंदर जो भी फीड रहता है उसके अंदर होता रहता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद या घंटों बाद या दिन बाद उसको बाहर निकाल के देखते हैं कि इस नाइलॉन बैग के अंदर जो भी फीड था इसकी डिग्रेडेबिलिटी कितनी है और इसकी डाइजेस्टिबिलिटी कितनी है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो सिंपल ये हमने चेक कर लिया। प्रोटीन को अगर ह्यूमन में डालते हैं तो उसका कितना डिग्रेडेशन होता है, कितनी डाइजेस्टिबिलिटी होती है, एक आइडिया हमें उससे लग जाता है। तो ये सारे पॉइंट अपन उसमें लिख सकते हैं। और केमिकल एनालिसिस में भी यही सिंपल, फीड के अंदर क्रूड प्रोटीन कितना है, कैसे एनालाइज करेंगे उसको? सिंपली उसका नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ फीड देखेंगे एंड वी विल सिंपली कन्वर्ट इट टू प्रोटीन यूजिंग ए फैक्टर 6.25 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्रूड प्रोटीन को। ठीक है जी, कुछ नहीं है, सिंपल सा था रूमिनेंट्स का, और कोई खास बात नहीं है इसमें। हाँ, अब अपना आ जाता है कल वाला टॉपिक। आज के जितने टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट हो गए। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था आज का? मेथड्स हमने देखे किसको कैलकुलेट करने के लिए, मेंटेनेंस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। और क्या देखा हम लोगों ने बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स देखे, हम लोगों ने केमिकल स्कोर मेथड देखे प्रोटीन की क्वालिटी को एवोल्यूशन करने के लिए मोनोगेस्टिक एनिमल्स में, और रूमिनेंट्स में भी हमने देखा इन विवो, इन विट्रो। उसके बाद हमने इन विट्रो में देखा जो बैच कल्चर होता है, बैच कल्चर के साथ हमने देखा ह्यूमन स्टिमुलेशन टेक्निक होती है। एक हमने देखा इन सीटू वाला हमने देखा, एक केमिकल स्कोर में हमने रूमिनेंट के केस में क्रूड प्रोटीन वाला देखा, कैसे निकालते हैं उसको। सिंपली जो इतना भी नाइट्रोजन कंटेंट होगा उसको 6.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है साहब। मोनोगेस्टिक की हमने बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें देखी? पीईआर था, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो था, डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट था, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन था, नेट प्रोटीन वैल्यू थी जिसको हमने बायोलॉजिकल वैल्यू बोला था, पीआरवी था, प्रोटीन रिटेंशन वैल्यू होती है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। प्लस में और क्या देखा था, किसी को याद है? हमने मेथड्स वो देखे जो एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए मेंटेनेंस वाले, उनको पूरा डिस्कशन किया था, जिसमें क्या था? रिग्रेशन एनालिसिस था,
इसमें क्या था, स्लोटर वाले कर रहे थे, डाइजेस्टिबिलिटी ट्रायल कर रहे थे, वो हमने मेथड्स थे किसके, मेंटेनेंस एनर्जी को निकालने के। फिर हमने प्रोटीन वाले लास्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, उससे पहले एनपीएन जो पढ़ चुके हैं एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं ताकि इसी क्लास में सबका काम चल जाए, वो कल वाली क्लास ना। हाँ जी, एक बार पीआर भी बता दो, नेटवर्क चला गया था सर आपका। कोई बात नहीं। प्रोटीन रिप्लेसमेंट वैल्यू जो होता है, ये प्रोटीन है इस फीड का, ठीक है। ये प्रोटीन अगर 100 ग्राम में देता हूं एनिमल में तो 70 ग्राम जाकर के बचता है या 40 ग्राम जाके बचता है। 100 में से 40 एनिमल की बॉडी में रिटेन कर रहा है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं अगर इस प्रोटीन को 100 ग्राम में से मैं नया प्रोटीन लेके आता हूं और इसको 100 में से 20 इसका निकाल के बाहर फेंक दिया और नए प्रोटीन का 20 इसमें मिला दिया, मैंने रिप्लेस कर दिया इसको, तो पहले ये 100 में से 40 जा रहा था बॉडी में, अब ये 100 में से 50 जा रहा है। तो क्या इस प्रोटीन की ओवरऑल यूटिलाइजेशन बढ़ी कि नहीं बढ़ी? सर 50 कैसे, नए प्रोटीन का 30 आ गया इसमें। जैसे 100 ग्राम था, ये वाला प्रोटीन है, एक यहां पे ब्लर है क्या, स्क्रीन सही है? ब्लर है, कोई बात नहीं। ये प्रोटीन है, एक प्रोटीन है अपने पास ये वाला, ये 100 ग्राम प्रोटीन है। इसको जब एनिमल खाता है तो 40 ग्राम उसकी बॉडी में बचता है, रिटेन करता है मसल में, बाकी सारा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, नया प्रोटीन लेके आता हूं, इसमें से 50 ग्राम जो प्रोटीन है, इसमें से जो 50 ग्राम प्रोटीन है वो मैंने उठा करके बाहर फेंक दिया, मतलब यूज ही नहीं किया उसको। 50 ग्राम तो ये वाला प्रोटीन रखा और 50 ग्राम में लेके आया नया प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन कोई मार्केट में चल रहा था, 50 वाला मैंने इसके साथ मिला दिया। तो ओवरऑल तो 100 ग्राम ही है ये, बट पहले तो 100 ग्राम पूरा सेम प्रोटीन था, अब 50 ये वाला बचा है, 50 ग्राम जो प्रोटीन था वो नए वाला मिला दिया। उसके बाद में इसका यूटिलाइजेशन देख रहा हूं, अगर पहले सिंपल इस प्रोटीन को मैं 100 ग्राम दे रहा था तो 40 ग्राम बच रहा था एनिमल की बॉडी में। अब इस प्रोटीन को 50 ग्राम मैंने उठा के बाहर फेंक दिया और इसके साथ मैंने नया 50 ग्राम प्रोटीन मिलाया है, जिस प्रोटीन ने इस वाले प्रोटीन को रिप्लेस कर दिया कुछ हद तक। उसके बाद 100 ग्राम अगर ये दे रहे हैं नए वाला 50 प्लस में पुराने वाला 50 ग्राम, उसमें से फिर हम एनिमल की बॉडी को देते हैं, तो हमें पता चला कि 100 में से 70 ग्राम रिटेन कर रहे हैं एनिमल की बॉडी में। तो जो प्रोटीन रिप्लेसमेंट जो वैल्यू थी वो उससे क्या पता लगता है, जो यूटिलाइजेशन हुआ है ओवरऑल प्रोटीन का वो कितना बेहतर हो गया है किसी प्रोटीन को दूसरे नए प्रोटीन से रिप्लेस करने के बाद, या फिर नया प्रोटीन मिलाने के बाद घट भी सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो प्रोटीन की क्वालिटी क्या है उसकी। समझ में आया आपको? यस सर। हो गया क्लियर? यस सर। चलिए, और क्या क्या पढ़ा भैया आपने? मेथड्स पढ़ लिए एनर्जी को डिटरमाइन करने वाले, और क्या पढ़ा था हमने? मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्या क्या पढ़ लिया, चलो बाद में देखेंगे पूरी स्लाइड में, अभी चलने देते हैं, एक बार इसको खत्म कर देते हैं। एनपीएन पढ़ लिया आप लोग, बताएंगे जल्दी जल्दी एक बार, मैं चलो रिवाइज करा देता हूं, बताएंगे कि चक्कर में तो लेट हो जाएगा लेक्चर अपना, वैसे भी टाइम 15 मिनट हो जाए। एनपीएन मतलब नॉन प्रोटीनेशियस नाइट्रोजन कंपाउंड। तो देखिए, आप जब एनपीएन पढ़ेंगे, कोई वैसे गलती ना करे तो बढ़िया है बुक से पढ़ने की, बट कुछ बच्चे होते हैं उनसे नहीं रुका जाता। तो सर ग्लूटामिन ग्लाइसिन तो अमीनो एसिड होते हैं सर, ऐसे कैसे वो एनपीएन में कैसे बोले हुए हैं बुक के अंदर? देखो, ग्लूटामिन और ग्लाइसिन अमीनो एसिड तो हैं, क्या मैं अमीनो एसिड को प्रोटीन बोल सकता हूं क्या? लेकिन नो सर। बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में आकर के मिलेंगे तो ही तो प्रोटीन बोलूंगा ना उसको। ये कुछ वैसी बात हो जाएगी कि मैं यूरिया को प्रोटीन बोल रहा हूं, यूरिया को प्रोटीन बोल रहा हूं, और फिर मैं बोल रहा हूं कि यूरिया के अंदर तो एनर्जी होती है। अरे नहीं, ये अलग चीज है, प्रोटीन अलग चीज है, अमीनो एसिड अलग चीज है, और जो उससे प्रोटीन मिलेगा बार बार में चेन मिल करके फिर बहुत सारी पेप्टाइड चेन मिलेंगी, वो जो ओवरऑल प्रोटीन होगा वो एक अलग चीज है। इसलिए ग्लूटामिन और ग्लाइसिन जिन प्लांट्स के अंदर होता है या उनको ओपनली फ्री फॉर्म में हम एनिमल को देते हैं, तो हम ये बोल देते हैं इट इज अ सोर्स ऑफ एनपीएन। इवन कॉटन सीड के अंदर भी होता है प्रोटीन, तो 20%, वो प्रोटीन नहीं होता है, बोलते हैं हम 20%, नहीं वो नाइट्रोजन होता है कॉटन सीड के अंदर, ठीक है। तो नाइट्रोजन को हम उसको कॉटन सीड को भी एनपीएन के तौर पे हम यूज कर लेते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं जो कॉटन सीड भी है एनपीएन है। लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर 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 एनपीएन तो वो होते हैं ना जो फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है, वही होते हैं, टेंशन मत लो, वही होते हैं, ठीक है, यही समझो बस। क्योंकि अपने को कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल कुछ ऐसा नहीं, दाव पेच नहीं खेलने वाले हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम है, जितना आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है उतना लिखो, जितना लिख सकते हो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में उतना ही लिख करके आओ, सिंपल पढ़ो, सिंपल लिखो, नंबर मिल जाएंगे बस। ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम के थोड़े ना बच्चे हो आप, ऑब्जेक्टिव में तो हम बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं अलग अलग जगह से, यहाँ पे जो आपको पता है वही लिखना है। अब यूज ऑफ नॉन प्रोटीनेशियस नाइट्रोजन, यानी कि
फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स में यूज करेंगे क्यों? मोनोगेस्ट्रिक एनिमल खाएंगे तो वो मर जाएंगे। रोल ऑफ एनपीएन इन रूमिनेंट डाइट, क्या रोल है भाई एनपीएन्स का? सस्ता प्रोटीन बनाने का तरीका है ये। कौन? एनपीएन, यही रोल है और कोई रोल नहीं है। ठीक है, सस्ता तरीका है प्रोटीन का, प्रोटीन नहीं खरीदना पड़ेगा अलग से। और वैसे भी आप प्रोटीन दे दोगे भैंस को लाके तो उसका क्या होगा? डिग्रेड हो जाएगा प्रोटीन र्यूमन में। उसका एंजाइम क्या करेंगे? उसको ब्रेक डाउन कर देंगे और बनाएंगे अपनी मर्जी से ही फिर भी उनको जो बनाना है। तो इसलिए बोलते हैं भैंस को आप सोयाबीन खिला भी रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, तोड़ करके जो अमोनिया निकलेगी उससे वो फिर से नया अमीनो एसिड बनाएंगे। तो क्या ही मतलब है इतना अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन वेस्ट करने का? इतना ज्यादा जरूरत आपको नहीं है। ठीक है जी, तो सस्ता प्रोटीन होता है, ये इसका रोल है। मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी तो सब लिखा है वहां पर डिटेल में, बट एक आपको आइडिया दे रहा हूं। मेन क्या है डायरेक्टली जिससे आप हिट करोगे इस पॉइंट को, वो क्या है कि यार सस्ता प्रोटीन मिल रहा है इसलिए यूरिया दे रहे हैं। ठीक है, कॉमन एनपीएन कंपाउंड्स कौन से होते हैं? यूरिया हो जाता है, बायूरेट हो जाता है, यही याद रख लेना बस, बहुत है। और 50 याद करोगे तो और कंफ्यूजन होगा फिर आगे जाकर के। ठीक है, यूजिंग यूरिया एज एन एनपीएन सोर्स। यूरिया में कितना होता है? 46% नाइट्रोजन होता है। इंक्लूजन लेवल क्या होते हैं? 1 से 1.5% होते हैं। शायद किसी बुक में 3% लिखा हो, बट 1 से 1.5% आप मान के चलना। इससे ज्यादा देंगे तो रिस्क रहता है, क्योंकि अगर मैक्स लेवल भी 3% हमने मान लिया तो हम बिल्कुल रिस्क पे नहीं खेलते एनिमल के साथ, मरेगा तो मर जाएगा। थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। 1 से 1.5% ये ज्यादा मतलब परफेक्ट होता है। इससे ज्यादा भी देंगे, 2-2.5 भी दे रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्की रहता है थोड़ा सा। ठीक है, तो 1-1.5% हम परफेक्ट लिमिट मान के चलते हैं। इंक्लूजन लेवल कितना होगा? जितना भी आपका फीड है उसमें 1 से 1.5% तक आप यूरिया मिला सकते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल फ्री होके आप दें इसको। मैकेनिज्म ऑफ यूरिया यूटिलाइजेशन कौन बताना चाहेगा मेरे को? कोई बताना चाहेगा क्या? चलो छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ। मेथड्स ऑफ फीडिंग यूरिया क्या होता है ये भी देखेंगे। प्रिकॉशन तो चलो उसके साथ ही हो जाएंगी कवर। अब ये मैकेनिज्म देख लो फिर से। जिसने बोला था ना कल का लेक्चर नहीं आया, तो कल के लेक्चर में यही पढ़ाया था पूरा 1 घंटा। आप लोगों से पूछा था, मैंने बताया था, तो यहाँ पे अभी 5 मिनट में हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ यूरिया यूटिलाइजेशन, जो यूरिया है उसको यूटिलाइज करने का मैकेनिज्म क्या होता है? अब यूरिया खिला दिया आपने एनिमल को, डायरेक्टली तो नहीं खिला सकते हो, पहले तो उसको प्रिकॉशन और वो मेथड वाला मैं अभी बता देता हूं। यूनिफॉर्मली मिक्स करोगे यूरिया को, 1 से 1.5% ही मिलाओगे, एडिक्वेट वाटर भी दोगे उसके साथ। ठीक है, अब एनिमल ने खा लिया यूरिया फीड के साथ, ठीक है साहब, उसके बाद क्या करें? उसके बाद यूरिया गया र्यूमन में। र्यूमन में जो माइक्रोब्स थे उसमें एंजाइम था यूरिएज, उसने यूरिया को कहां पे कन्वर्ट किया? किस चीज में? अमोनिया में, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो चली गई बाहर, बचा कौन? अमोनिया। अमोनिया बचा, अमीनो एसिड अमोनिया, फील आ रहा है कुछ? अमोनो एसिड, ये अमीनो एसिड और अमोनिया, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है। अमोनिया अमीनो एसिड, तो अमोनिया से अमीनो एसिड बनने वाला है आगे जाके, बट क्या सिर्फ अमोनिया से बन जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम शुरू से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि प्रोटीन का एनर्जी के बिना कुछ काम नहीं, एनर्जी का प्रोटीन के बिना कुछ काम नहीं, स्पेशली इन द केस ऑफ ह्यूमन और आल्सो इन द केस ऑफ पोल्ट्री एज वेल। जो हमने वो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे एनर्जी प्रोटीन इंटर रिलेशनशिप से, जो वहां पे हमने पढ़ा था वो नैरो वाला रेशियो, वाइडर रेशियो वो पढ़े थे। लीन मीट बनाना हो तो क्या एनर्जी कम देंगे, प्रोटीन ज्यादा देंगे तो लीन मीट बन जाएगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होगी तो फैट। वहां पे भी था मोनोगेस्ट्रिक मतलब पोल्ट्री में, और यहाँ पे रूमिनेंट्स के अंदर भी था वो। और क्यों था? मैंने आपको बताया था कि यूरिया का मैकेनिज्म होता है, वहां पे भी काम होता है। हमने बात करी थी वो पार्टीशनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, एफिशिएंट यूज हो जाता है उनका। प्रोटीन रिटेंशन की हमने बात करी थी कि अगर एनर्जी और उनका जो बैलेंस है वो सेम रहेगा। इंटरेक्शन इन द र्यूमन भी हमने देखा था। कहां पे? प्रोटीन या कैलोरी या एनर्जी प्रोटीन इंटर रिलेशनशिप इन रूमिनेंट के अंदर। तो ये बेसिकली यूरिया आपने दिया तो ठीक ठाक इसके बराबर आपको कार्बोहाइड्रेट भी देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? कल बताया था कितने किलो पे या कितने ग्राम पे कितना किलो स्टार्च हमें देना चाहिए प्रॉपर के लिए। अगली स्लाइड में आ जाएगा, किसी को ध्यान नहीं है तो बता देंगे। आंसर पता हो तो बोल दिया करो, थोड़ी खुशी मिलती है। यूरिया ये है आपका 1 kg स्टार्च पर 100 ग्राम यूरिया। 1 kg स्टार्च पे कितना? 100 ग्राम। ठीक है, चलो। कार्बोहाइड्रेट वोलेटाइल फैटी एसिड में जाएगा और कीटो एसिड में डिवाइड होगा। तो यूरिया में बहुत ज्यादा दे दूं, बहुत ज्यादा अमोनिया बन जाए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं तो कीटो एसिड नहीं मिलेगा अपने को अमोनिया से मिलाने के लिए, तो अमोनिया घूमती रहेगी, इससे अमीनो एसिड नहीं बनेगा।
बट प्रॉपर यूरिया है जितना आपने बताया, जो परफेक्ट रेशियो है, उस रेशियो में अगर हम यूरिया के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट को भी उस प्रॉपर रेशियो में देंगे तो जितना भी अमोनिया निकला है उसके ठीक बराबर कीटो एसिड निकलेगा। और अमोनिया और कीटो एसिड मिलकर के जो इंजाइम्स हैं ह्यूमन के माइक्रोब्स के अंदर, वो इंजाइम इस अमोनिया और कीटो एसिड को आपस में मिलाकर के क्या बना देंगे, अमीनो एसिड्स। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, अमोनिया मतलब अमीनो क्यों बनता है, उसको इसका इनो क्यों लग रहा है वो चलो अलग बात हो जाएगी, बट मैं आपको बता देता हूं, इतना याद रह गया, अमोनिया से अमीनो याद रहेगा। क्या किया है, अमोनिया से सिर्फ अमीनो बनाया है। और ये जो कीटो एसिड वाला है, इससे ये जो एसिडिक नेचर जो था इसका, आप ये ऐसे समझ ले इसको, एसिड निकल के आ गया यहां पे। तो कीटो एसिड का पीछे एसिड लिख दिया, अमोनिया का अमीनो रख दिया, तो अमीनो एसिड किससे बनता है, अमोनिया प्लस में कीटो एसिड। कीटो एसिड किधर से आया, कार्बोहाइड्रेट से आया। अमीनो कहां से आया, यूरिया से आया, या मैं बोल दूं प्रोटीन से आया, क्योंकि प्रोटीन में भी नाइट्रोजन होती है, वो वाली नाइट्रोजन को, प्रोटीन को तोड़ के उस नाइट्रोजन को यूज करके भी अमोनिया में कन्वर्ट ही करता है रूमिनेंट, ठीक है, रूमिनेंट में जो माइक्रोब होते हैं वो। तो बेसिकली ये अमीनो एसिड बनाने के लिए अमीनो वाला पार्ट कहां से आ रहा है, नाइट्रोजन से आ रहा है, मैं बोलूं प्रोटीन से आ रहा है, और कीटो एसिड वाला पार्ट आ रहा है कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कैसे साथ साथ में चल रहे हैं, क्यों इनका बैलेंस जरूरी है, समझ में आ रहा है प्रैक्टिकल आप लोगों को। चलिए, अब जो अमीनो एसिड है, ये एंजाइम्स फ्रॉम द ह्यूमन माइक्रोब काम करेंगे, इन अमीनो एसिड को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, पेप्टाइड बनेंगी बहुत सारी, फिर फाइनली माइक्रोबियल प्रोटीन बन जाएगा। और माइक्रोबियल प्रोटीन जो है वो एबोमेजम में जाएगा। मैंने आपको बताया था जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें 4 कंपार्टमेंट होते हैं, क्या क्या होते हैं, कोई बताना चाहेगा, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। एबोमेजम जो होता है वो स्टमक की तरह काम करता है, तो रेटिकुलम और उसमें जो आपका ओमेजम है उसमें कुछ ऐसा खास नहीं होने वाला। जो एबोमेजम में जाएगा वहां पे वो स्टमक की तरह काम कर रहा है, एचसीएल सिक्रीट होगा, डाइजेशन होगा, वहां पे डाइजेशन के बाद ये प्रोटीन टूटेगा, उसके बाद ये अब्जॉर्ब होगा, फिर ब्लड में जाएगा, ब्लड से सेल में जाएगा, और सेल्स में जाकर के प्रोटीन बनेगा, तो आपकी मसल्स बन जाएंगी, ठीक है। कहां पे, आपकी रूमिनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये बन जाएंगी आपकी मसल, ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। यूरिया, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा, कार्बोहाइड्रेट वीएफए और कीटो एसिड में, ये अमोनिया और जो कीटो एसिड था इनको मिला करके माइक्रोबियल एंजाइम्स ने क्या बनाया, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को आपस में अटैच करके क्या बना, पॉलीपेप्टाइड यानी कि माइक्रोबियल प्रोटीन। माइक्रोबियल प्रोटीन गया एबोमेजम में, एबोमेजम में इसका फिर क्या हुआ, फिर से ब्रेक डाउन हुआ, अमीनो एसिड में टूटा, अमीनो एसिड ये गई ब्लड में, ब्लड से सेल में, और सेल से क्या बना, अगर मसल सेल्स के अंदर गए हैं वहां पे क्या बना, प्रोटीन बना। तो आपके मसल सेल्स के अंदर लग रहा है जाकर के मसल आपका जनरेट हो रहा है, एनिमल आपका ग्रो कर रहा है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है एनिमल के अंदर, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, ये अमीनो एसिड है, क्या ये प्रोटीन है, क्या ये प्रोटीन है, क्या नहीं, क्योंकि जो ग्लूटामीन, अगर आप देखेंगे ग्लूटामीन, अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे, ग्लूटामीन भी जो है वो क्या है, वो नॉन प्रोटीनिशियस नाइट्रोजन कंपाउंड में माना जाता है। एकदम से बच्चा ऐसे हो जाता है कि एक मिनट नाइट्रोजन होती है, वो तो नाइट्रोजन होती है, जो होती है कट्टे के अंदर वो चीनी वाली, वो नाइट्रोजन होती है, वो तो नाइट्रोजन है ही, लेकिन ये अमीनो एसिड जो है ग्लूटामीन, ये भी नाइट्रोजन का एक अच्छा सोर्स होता है, इसको एनपीएन कंपाउंड की तरह हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो ग्लूटामीन है ये अमीनो एसिड है, ये प्रोटीन नहीं है, इसको इसलिए नॉन प्रोटीनिशियस नाइट्रोजन बोलते हैं। अमीनो एसिड अपने आप में प्रोटीन नहीं है, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर पेप्टाइड चेन बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, उसके बाद वो सारी चेन मिलकर के वो प्रोटीन बनाते हैं, वो प्रोटीन होता है। तो बेसिकली जो अमीनो एसिड नाइट्रोजन जिनके अंदर घुस के अच्छा खासा है, उनको हम एनपीएन कंपाउंड के तौर पे यूज कर लेते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, जिसने बुक से पढ़ा होगा, तो क्यों उसको एनपीएन कंपाउंड के अंदर हम मान के चल रहे थे, ठीक है जी। हाँ जी, एनपीएन कंपाउंड जो बायूरेट भी होता है, 40% होता है इसमें, ठीक है जी साहब। अब 225%, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो क्रूड प्रोटीन होता है उसका 225 होता है, क्यों होता है, कोई बताना चाहेगा। 40% लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नाइट्रोजन होता है कंटेंट इसमें, ये क्रूड प्रोटीन का 225% क्यों है, या मैं बोलूं 2.25% या 2.25 गुना ज्यादा क्यों है ये क्रूड प्रोटीन से। यार सीधा सा हिसाब लगा लो, क्रूड प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होती है और इसमें कितना है, 40% है, तो इसको आप इससे 60 से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 2.25 गुना नहीं आएगा, थोड़ा सा उससे ज्यादा आता है, 2.5 गुना के आसपास आता है। तो 2.5 गुना से ये 2.25 कैसे बच गया भाई, ये कहां पे गया अपना 0.25, क्योंकि जो एनिमल अब्जॉर्ब कर रहा है उसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं, और फाइनली लॉस सारा का सारा नाइट्रोजन प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता। वही हम चिला के पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में, इतना खाया, इतना बचा, इतना अब्जॉर्ब हुआ, उसमें से इतना वेट गेन हुआ, वो सारी चीजें इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि लॉसेस होते रहते हैं।
बायोलॉजिकल वैल्यू कैटल की कितनी होती है? 70% होती है, मतलब वो लॉस हुआ उसमें से 70% ही काम आया। डॉक्टर सुनीता ने पूछा पीआरबी क्या होता है? प्रोटीन रिप्लेसमेंट। मैं बताया था 100 में से 40 हो रहा था पहले, दूसरा प्रोटीन करा तो 100 में से 60 वो होने लग गया यूटिलाइज। तो ये सारा का सारा नाइट्रोजन 100% जाकर के प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता है, तो इसलिए वो 2.5 गुना नहीं है, वो 225% है। उसका 40% आप दे रहे हो तो वो 225% ही उसका प्रोटीन में बदलेगा। ऐसा नहीं है कोई 100% दे दिया तो वो सारा प्रोटीन बन जाएगा। इसमें 40% नाइट्रोजन है, इसको जब हम देते हैं तो क्रूड प्रोटीन में कितना होता है नाइट्रोजन? 16% होता है। तो बेसिकली 40.8/16 करोगे तो ऑलमोस्ट ये 2.55 के आसपास आएगा, बट इसको 225% बोला गया है, यानी 2.25 बोला गया है। क्यों? क्योंकि कुछ लॉस हो जाता है, सारा प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता है। ये फंडा था इसके पीछे। और ये वैल्यू गलत है, ये गलत है, ये 22.5 कुछ नहीं होता। या तो ये 225% होगा या फिर ये 2.25 टाइम्स होगा। ये दोनों एक ही बात होती है। किसी चीज का 225% बोल दो या किसी चीज का 2.25 गुना बोल दो, ये एक ही बात है, मतलब एक ही है, बोलने का तरीका अलग है बस। चलिए साहब, फैक्टर्स अफेक्टिंग यूटिलाइजेशन ऑफ एनपीएन कंपाउंड्स। कौन से फैक्टर होते हैं जो यूटिलाइजेशन हो रहा है एनपीएन कंपाउंड्स का उसको अफेक्ट करते हैं? एनपीएन का यूटिलाइजेशन अभी बताया मैंने आपको। एनपीएन गए र्यूमन में, ठीक है, र्यूमन में जाने से पहले ही खेल शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एनपीएन कंपाउंड डायरेक्ट एनिमल ने खा लिए पाउडर फॉर्म में तो वो मर जाएगा, ज्यादा खा लिए तो भी मर जाएगा, 1.5% से ज्यादा मिला दिया तो भी मर जाएगा। तो वो तो बॉडी की तो बाद की बात करेंगे, जो बॉडी के पहले बाहर चल रहा है ना उसको हमें मेक श्योर करना पड़ेगा। क्या क्या चीजें? लेवल ऑफ प्रोटीन कितना होना चाहिए? मैंने डॉक्टर केपी आपसे पूछा था, आपने आंसर भी दिया था उसका। ये इफेक्ट ऑफ लेवल ऑफ प्रोटीन में क्या था, क्या हमने समझाया था कल? आप अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो बता सकते हैं, अगर आपको याद है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, बता देता। बताना चाहेंगे आप? कोई भी जो कल वाला स्टूडेंट है, कोई भी बताना चाहे। इफेक्ट ऑफ लेवल ऑफ प्रोटीन, इससे यूटिलाइजेशन कैसे डिपेंड कर रहा है एनपीएन कंपाउंड्स का? कोई बात नहीं। इफेक्ट ऑफ लेवल ऑफ प्रोटीन में मैंने आप लोगों को बताया था, जो प्रोटीन हम डाइट में दे रहे हैं, लगा लीजिए एनिमल की रिक्वायरमेंट है 30 ग्राम पर डे की। अब जो प्रोटीन हम दे रहे हैं एनिमल को, उसमें ऑलरेडी 70 ग्राम है, या मान लीजिए 30 ग्राम ही है। तो ये जो प्रोटीन हम दे रहे हैं, नेचुरल प्रोटीन जो प्लांट की फॉर्म में दे रहे हैं, वो ही सारा का सारा रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा एनिमल की। उसके बाद एनपीएन कंपाउंड आप देखते रहो, उसको डेली दे दो, यूरिया लो भैया यूरिया। एनिमल बोलेगा अरे रुक जा यार, मेरा नेचुरल उससे सारा का सारा कंप्लीट हो रहा है, तो मैं एनपीएन क्यों लूं? मैं एनपीएन कंपाउंड की मेरे को जरूरत ही नहीं। अगर आप यूरिया डाल भी दोगे फीड के अंदर तो भी उसमें से बहुत कम यूटिलाइज हो पाएगा, क्योंकि नेचुरल फीड से उसको 30 ग्राम मिल रहा है। तो इफेक्ट ऑफ लेवल ऑफ प्रोटीन, अगर प्रोटीन में अगर 12-13% ही किसी फीड में प्रोटीन है तो उसको कम माना जाता है। 12-13% प्रोटीन है तो उसको कम माना जाता है, उसमें थोड़ा बहुत आप यूरिया डाल सकते हो। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था यहाँ पे, जितना टोटल लगा लीजिए 30 ग्राम एनिमल को चाहिए टोटल देगा, तो इसमें से यूरिया से आप कितना प्रोटीन दे सकते हो? मैक्सिमम 1/3 ऑफ इट, यानी कि सिर्फ 10 ग्राम आप यूरिया से देना। बाकी जो 20 ग्राम की रिक्वायरमेंट है एनिमल की, वो 20 ग्राम की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो नेचुरल से आने देना उसकी। 1/3 ही आपको यूरिया से प्रोटीन रिक्वायरमेंट उसकी कंप्लीट करनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बताया था? इफेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि बताया उन्होंने, डॉक्टर विजय लक्ष्मी थे शायद। तो 1 किलोग्राम ऑफ स्टार्च से हमें चाहिए कितने के लिए? अगर हम 100 ग्राम यूरिया कहां पे एनिमल को दे रहे हैं, तो क्यों चाहिए, क्यों हम पढ़ रहे हैं 100 ग्राम ऑफ यूरिया और इस पे 1 किलोग्राम ऑफ स्टार्च चाहिए। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये देखो 100 ग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम स्टार्च। क्यों चाहिए? क्योंकि अमीनो एसिड बनाने के लिए कीटो एसिड चाहिए जो कि कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा, जो स्टार्च होता है, और अमोनिया चाहिए जो कि क्या होता है? यूरिया होता है। तो ये बोल रहे हैं कि यूरिया और कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्योंकि कीटो एसिड और अमोनिया से जाके अमीनो एसिड बनेगा। तो 1 किलोग्राम स्टार्च चाहिए हमें, यानी कि कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और यूरिया कितने यूरिया पे चाहिए? 1 किलोग्राम स्टार्च 100 ग्राम ऑफ यूरिया पे। ये फंडा होपफुली आपको कॉन्सेप्ट से भी समझ में आ गया होगा। चलिए, उसके बाद क्या है आपका रेशियो जो है नाइट्रोजन सल्फर का 10:1 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि नाइट्रोजन सल्फर का ये 10:1 रेशियो नेचुरल फीड्स में मिलता है। इतने हजारों साल से ऐसे खाते आ रहे हैं बेचारे एनिमल। अगर नाइट्रोजन यूरिया की फॉर्म में फ्री फॉर्म नाइट्रोजन ही देते चले जाओगे तो सल्फर वाला जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा, जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है वो खराब हो जाएंगे। तो सल्फर की फॉर्म में कुछ ना कुछ उसको आपको देना है 10:1 की रेशियो में। 100 ग्राम अगर आप वो दे रहे हैं तो आपको
उसको 10 ग्राम सल्फर भी देना पड़ेगा ताकि 10:1 का जो रेशियो है मेंटेन रहे, बराबर के बैलेंस्ड अमीनो एसिड बनते रहे। ठीक है। मिथ्योनिन इंप्रूव्स यूरिया यूटिलाइजेशन, क्योंकि मिथ्योनिन जो होता है माइक्रोबियल जो प्रोटीन माइक्रोब्स जो होते हैं ह्यूमन में, उनकी प्रोटीन बनाने की एफिशिएंसी को वो बढ़ा देता है मिथ्योनिन। ठीक है। तो ह्यूमन में जो प्रोटीन का यूटिलाइजेशन हो रहा है उसको बढ़ा देता है, मतलब सिंथेसिस जो हो रहा है। अडेप्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, उससे पहले पढ़ेंगे एज एंड स्पीसीज। लगा लीजिए, बस स्पीसीज पे तो डिपेंड करेगा कब यूरिया दे सकते हैं, बट एज होती है एक पर्टिकुलर, पैदा होते ही यूरिया नहीं खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ पे उसका पूरा मैच्योर हो जाता है ह्यूमन। उससे पहले धीरे धीरे वो मैच्योर होता है। उस टाइम पे अगर आपने उसको यूरिया दे दिया तो खेल खत्म एनिमल का। ठीक है। तो प्रोटीन तो पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, वो जरूर ऊपर चला जाएगा। बट अगर वो 6 मंथ का हो जाता है, क्या फिर पूरा 1.5% दे दे? नहीं, तो धीरे धीरे करके ऐड करना है ताकि वो अडप्ट हो जाए एनिमल। 0.2% दे दो पहले, फिर 0.4, फिर 0.6, फिर 0.8, फिर धीरे धीरे करके। कितना टाइम होता है आपके पास 1.5% तक लाने के लिए? फीड में 1.5% यूरिया मिलाने के लिए आपके पास 14 से 21 दिन होते हैं, या मैं सिंपली बोलूं 2 से 3 वीक होते हैं। 2 से 3 वीक होते हैं जिसमें आप 0.2% से शुरू करके 1.5% तक जा सकते हैं, फीड के अंदर यूरिया डाल सकते हैं। ठीक है, ताकि वो धीरे धीरे अडेप्ट कर ले। और एनपीएन मैंने आपको बताया, ये 1/3 ऑफ टोटल प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट होता है एनिमल का, लगा लीजिए 30 ग्राम टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट था एक दिन का, तो उसमें से 1/3 ही किससे पूरा होता है? यूरिया से। मतलब देने को तो ज्यादा भी दे सकते हो, बट आप ज्यादा भी दोगे तो भी वो वेस्ट ही चला जाएगा, तो इसलिए 1/3 के हिसाब से देना चाहिए आपको। एस्टिमेटिंग प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस, वही मैं आपको बोल रहा था जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, वहां पे थोड़ा एकदम से हो गया था, समझ में नहीं आया था हमें। तो फीडिंग ट्रायल मेथड इसके अंदर भी होते हैं, ये प्रोटीन निकालने का है। फीडिंग ट्रायल से हम प्रोटीन निकाल सकते हैं। प्रोटीन देते रहो एनिमल को। बॉडी वेट ज्यादा हो तो कम दे दो, कम हो तो ज्यादा दे दो, तब तक दो जब तक स्टेबल बॉडी वेट नहीं बन जाता है। और जैसे ही आपको पता लगे स्टेबल बॉडी वेट रीच हो चुका है और आपका रिक्वायरमेंट उस टाइम पे इतना प्रोटीन दे रहे थे, तो वो प्रोटीन किसके लिए है? उस एनिमल की प्रोटीन, वो जितना भी दे रहे हैं वो उसको मेंटेनेंस के लिए दे रहे हैं हम। तो हमने कैलकुलेट कर लिया बेसिकली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ दैट एनिमल। तो नाइट्रोजन बैलेंस मेथड तो आपको पता ही है। नाइट्रोजन बैलेंस मेथड की बोल रहा हूं, कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस मेथड क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन को निकाल रहे हैं मेंटेनेंस के लिए, एनर्जी नहीं निकाल रहे हैं। और कार्बन क्या होती है? कार्बन से एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे बजाय कि कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस लिखेंगे, हमने लिखा है नाइट्रोजन बैलेंस मेथड, क्योंकि नाइट्रोजन देखेंगे 100 ग्राम दी एनिमल को, 30 ग्राम फीसिस में यूरिन में वेस्ट हुई, बची 70 ग्राम बॉडी के अंदर एनिमल की। इसको मल्टीप्लाई किया 6.25 से, वी विल गेट टू नो कि हाउ मच प्रोटीन इज रिटेन इन द बॉडी ऑफ एनिमल। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। तो नाइट्रोजन बैलेंस मेथड से भी हमने पता कर लिया कितना प्रोटीन रिटेन करता है, और इतना प्रोटीन रिटेन कर रहा है, बॉडी उसका वेट स्टेबल ही चल रहा है, तो वो उतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड था एनिमल की मसल की मेंटेनेंस के लिए, उनके रिपेयर के लिए। ग्रोथ नहीं करना है, वेट ज्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हम यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट निकाल रहे हैं। तो तीसरा था फैक्टोरियल मेथड। किसी को याद है? कोई बताना चाहेगा? लास्ट टॉपिक, इसके बाद कुछ नहीं है, स्लाइड ही नहीं बची है इसके बाद। फैक्टोरियल मेथड मैंने बताया था आप लोगों को, कोई बताना चाहेगा? ये लास्ट है, बस क्लोज करते हैं उसके बाद। चलो मैं बता देता हूं। एंडोजीनस यूरिनरी नाइट्रोजन लॉस होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के लॉसेस की बात कर रहे हैं। मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन से भी नाइट्रोजन का लॉस होता है। शिप की बात कर लेते हैं, चलो। जो स्कफ होता है उसकी वजह से भी नाइट्रोजन का लॉस होता है। बेसिकली जो गंगा चलाते हैं उसकी वजह से जो बाल गिर जाते हैं वो भी वो होता है स्कफ। ठीक है। और जो हेयर लॉस हो रहा है या डर्मिस पे इवन स्वेट भी लॉस होता है, उसको करते हैं, चलो उसको छोड़ देते हैं। तो ये सारे के सारे लॉसेस क्या हैं? ये नाइट्रोजन के लॉसेस हैं, और ये डेली बेसिस पे हो रहे हैं। क्या हो रहा है? ये डेली बेसिस पे नाइट्रोजन के लॉसेस हो रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये डेली बेसिस पे लॉस हो रहे हैं तो डेली इनकी भरपाई करना जरूरी है? और डेली इनकी भरपाई करना जरूरी है मतलब जो शिप की बॉडी पे जो वूल था बस उतना ही रहे, तो क्या करना पड़ेगा? जो गिर रहा है उसके बराबर और निकलेगा, तो उतना तो निकालना पड़ेगा। लगा लो इस सारे कैलकुलेशन से हमारा निकल के आया, हमें चाहिए बॉडी के अंदर फाइनली 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिटेंशन। नाइट्रोजन हमें भाई इतना तो मिनिमम रिटेन करना पड़ेगा, तब जाकर के इनकी भरपाई होगी, क्योंकि इतने सारा लॉस जो है इन सब के लिए 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन चाहिए था। इतना सारा नाइट्रोजन यहाँ पे लॉस हो चुका है। ठीक है जी, नाइट्रोजन का मतलब प्रोटीन लॉस हो चुका है, क्योंकि 6.25 से मल्टीप्लाई करना है ना। होपफुली आप समझ जाते होंगे इतना। तो अब तो हमने ये निकाल लिया कि इसके लिए हमें इतना नाइट्रोजन चाहिए। क्या फीड में मैं इतना नाइट्रोजन दे दूं, क्या काम चल जाएगा? क्या जल्दी से आंसर दो अपना माइक ओपन करके। क्या फीड में मैं
इतना नाइट्रोजन दे दूं तो सारा काम चल जाएगा क्या? क्या सो गए? सर ऐसा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए प्लीज। सर ऐसा तो नहीं है, कैलकुलेटेड ही कुछ रहेगा ना, कैलकुलेशन के आधार पर। कैलकुलेशन चाहिएगा बिल्कुल, बट फिर भी हम जनरल सेंस में बोलना चाहें, इतना नाइट्रोजन लॉस हुआ है डेली का, तो क्या मैं इतना ही नाइट्रोजन दूंगा बॉडी में या उससे ज्यादा दूंगा? सर ज्यादा देंगे सर। परफेक्ट, उससे ज्यादा देंगे, क्योंकि आज ही हमने क्या पढ़ा है, बायोलॉजिकल वैल्यू भी पढ़ा है, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन भी पढ़ा है। जितना देंगे उसका कितना रिटेन करेगा, कुछ अमाउंट। बायोलॉजिकल वैल्यू में हमने बात करी थी, जितना अब्जॉर्ब्ड नाइट्रोजन होता है, जितना अब्जॉर्ब्ड नाइट्रोजन है उसमें से मसल गेन के अंदर, या सॉरी रिटेन कितना करता है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर इसमें से नाइट्रोजन कितना रिटेन करेगा, वो है फाइनल। जितना मैं बाहर से दूंगा वो तो होगा ही नहीं। और हमने पढ़ा था किसमें, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन में ही पढ़ा था मेरे ख्याल में, या कुछ और था वो, तो इसके नीचे ही पढ़ा था हमने मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, अब समझ लो नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन ही था वैसे। तो उसमें हम बोल रहे थे जो इनटेक है एनिमल का नाइट्रोजन का, उसमें से फाइनली बॉडी के अंदर कितना रिटेन रहेगा। और हमें बॉडी के अंदर फाइनली रिटेन कितना चाहिए, इतना चाहिए, क्योंकि इतना लॉस हो रहा है, 100 ग्राम चाहिए। तो कैलकुलेट करके निकाल लेंगे फाइनली इनटेक में, और उसके बाद आगे जाकर के उसकी डाइजेस्टिबिलिटी में या एक्सक्रीशन में जो भी लॉसेस होता है उसका हमें पता होता है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो इस वैल्यूज को लगा लीजिए, 20% लॉस होता है, 20% लॉस होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये 100/20 500, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये एक्स वैल्यू जो जितना हम फीड में दे रहे हैं ना, ये वैल्यू इतनी होनी चाहिए, अगर उसमें से 20% लॉस हो भी जाए तो भी हमारा फाइनल 100 ग्राम बचे। 100 ग्राम क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ एंडोजिनस यूरिनरी नाइट्रोजन, मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन, स्कफ की फॉर्म में और हेयर लॉस की फॉर्म में ये सारे के सारे नाइट्रोजन लॉसेस हो रहे हैं, इनको रिकवर करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, जो 100 ग्राम है ये हमारा लास्ट तक बचना चाहिए, तो हम इतना देंगे उसको, ताकि लास्ट में जाकर के बॉडी के अंदर 100 ग्राम रिटेन रह जाए। तो ये मेथड बताया, जिसमें से नाइट्रोजन बैलेंस मेथड तो डायरेक्ट ही है, फीडिंग ट्रायल वाला भी डायरेक्ट ही है। फैक्टोरियल मेथड में हमने क्या क्या कर लिया, एंडोजिनस यूरिनरी नाइट्रोजन निकाल लिया, मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन निकाल लिया, हेयर लॉस निकाल लिया, स्कफ लॉस निकाल लिया, और उन सब के लॉसेस निकालने के बाद नाइट्रोजन देख ली, और उसके बाद हम ये भी चेक करते हैं कि बायोलॉजिकल वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि उसका 70% ही तो आगे जाकर के बॉडी में रिटेन करता है। फाइनली जो रिटेन करेगा वही प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो जितना भी टोटल वैल्यू निकलता है, हमने पहले बायोलॉजिकल वैल्यू पे जाना है। बायोलॉजिकल वैल्यू से हमें पता है कि 70% जितना भी अब्जॉर्ब होके आया है उसका 70% ही आगे जाकर के रिटेन करेगा, तो उससे हम ज्यादा ही देंगे जितना लॉसेस हुआ है। तो इससे हम प्रोटीन का जो मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट है निकाल सकते हैं। ये आपका लेक्चर था, होपफुली सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जो भी आपकी वैल्यूज दी हुई है उनमें से सारी सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बट हाँ हर एक केस के, हर एक सिनारियो के अंदर आपको कम से कम एक वैल्यू पता होनी चाहिए। सारी वैल्यू आईसीआर से दी गई है, तो आप ऑथेंटिसिटी को देख करके टेंशन मत लीजिएगा। आईसीआर में जो वैल्यूज हैं उन्हीं को मेंशन किया गया है टेबल में। पहले सारी वैल्यूज को मेंशन कर दिया गया था, बट अब कुछ वैल्यूज को ही मेंशन किया गया है, ताकि ऐसा ना हो कि आपको सारी दिखे तो ऐसा लगे कि सारा ही याद करना है। बट अभी भी आपको जितना सब कुछ दिया गया है उसका आप 20-25% भी याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही आना है। उसके लिए आप इतना सब कुछ रटने बैठ जाएंगे तो वो वर्थ इट नहीं होगा आप लोगों के लिए। बट हमारी मजबूरी होती है, हमें फिर भी सारा ही देना पड़ता है। ठीक है, अभी आज के लेक्चर से कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछिएगा, तो सेशन ऑफ कर। हेलो, हाँ जी, सर ये फैक्टर फैक्टिंग है, इसके अंदर पहला और दूसरा पॉइंट सर एक बार रिपीट कर दो, मैटर कुछ आ गया सर मेरे पास। कौन सा फैक्टर इफेक्टिंग आप बोल रहे हैं? जो फर्स्ट पॉइंट था सर, इफेक्ट ऑफ लेवल ऑफ प्रोटीन, और इसके एक नेक्स्ट वाला था सर इफेक्ट ऑफ लेवल ऑफ प्रोटीन वाला। कोई बात नहीं, इसको रिपीट कर देते हैं। देखो, इफेक्ट ऑफ लेवल ऑफ प्रोटीन में ये बोलना चाह रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे, जो एनपीएन का यूटिलाइजेशन होता है उसको कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अब मैं बोल रहा हूं एनिमल को जो हम प्रोटीन दे रहे हैं, प्रोटीन का लेवल जो दे रहे हैं उसकी डाइट में, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यानी कि एनिमल को 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए डाइट के अंदर, एनिमल को 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए डाइट के अंदर डेली बेसिस पे। अब वो 30 ग्राम प्रोटीन सारा उसकी नेचुरल डाइट में ही है, बहुत ज्यादा प्रोटीन है लगा लीजिए उसमें, तो वो यूरिया को एज ए प्रोटीन सोर्स बनाएगा ही क्यों?
उसका तो नेचुरली काम चल रहा है। तो यूरिया जो आप डाल दो वेस्ट ही कर रहे हो बेसिकली। तो ये बोलना चाह रहे हैं अगर आपको जिस एनिमल की डाइट में यूरिया डालना है तो आप मेक श्योर करना उसकी खुद की डाइट में प्रोटीन इतना ज्यादा नहीं है। अगर उसमें प्रोटीन दे ही रहे हो आप तो फिर यूरिया क्यों दे रहे हो, यूरिया दे रहे हो तो फिर प्रोटीन क्यों दे रहे हो। तो ये बोलना चाहता है, 2 पॉइंट मैंने आपको बताए। एनिमल को लगा लीजिए 30 ग्राम की डेली बेसिस प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, तो इसका 1/3 हिस्सा ही आप यूरिया से दो। पहली बात 1/3 ही, ये नहीं कि 30 ग्राम का 30 ग्राम यूरिया से ही दे दिया पूरा का पूरा, नहीं। अगर 30 ग्राम डेली रिक्वायरमेंट है तो इसका 1/3 ही दो आप यूरिया से। बाकी जो 2/3 है यानी कि 20 ग्राम है उसको आप नेचुरल फूड से आने दो। बट आप मेक श्योर करो नेचुरल फूड ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा 100% नेचुरल फीड के अंदर उतना ही प्रोटीन है जितना एनिमल को चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आप यूरिया दे भी रहे हो तो वो यूज नहीं हो पाएगा। ये कुछ ऐसा है कि किसी ने एक अनार का जूस मेरे को दे दिया, मैंने पी लिया, अब दूसरा लेके आ रहा है तो उसको कैसे पीऊं भाई, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो ये पॉइंट बोलना चाह रहा था इसमें। अभी क्लियर होगा, हो गया आपको क्लियर? नेक्स्ट वाला और बता दो सर। नेक्स्ट वाला कौन सा? सर ये पहला पॉइंट फंसा कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वाला इफेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या बोलना चाह रहा है, मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि जो एनर्जी है और जो प्रोटीन है ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। अगर मैं र्यूमन में सिर्फ प्रोटीन दे दूंगा या नाइट्रोजन कंटेंट दे दूंगा जिससे माइक्रोब खुद से प्रोटीन बना लेते हैं, तो क्या वो प्रोटीन बना पाएंगे क्या अगर मैंने सिर्फ नाइट्रोजन दे दिया तो? मैकेनिज्म देख लो। अगर मैंने इस र्यूमन के अंदर सिर्फ यूरिया डाल दिया, सिर्फ यूरिया यानी नाइट्रोजन दे दिया, सिर्फ प्रोटीन दे दिया, ये समझो आप, क्या इस यूरिया से या एनपीएन कंपाउंड से आगे जाकर के प्रोटीन बन पाएगा क्या अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो? क्यों नहीं बन पाएगा बताओ, आंसर करो जल्दी। हाँ, क्योंकि अमीनो एसिड बनता है अमोनिया से और कीटो एसिड से। अमोनिया तो आ रही है यूरिया से, ये तो आप दे ही रहे थे। बट अगर कीटो एसिड नहीं दोगे या मैं बोलूं कार्बोहाइड्रेट नहीं दोगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से कीटो एसिड आ रहा था, तो क्या होगा, आपका कीटो एसिड नहीं बनेगा। कीटो एसिड नहीं बनेगा तो अमोनिया में या कीटो एसिड मिला नहीं सकते, आप ऐड नहीं कर पाओगे। ऐड नहीं कर पाओगे तो इन दोनों से अमीनो एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि सिर्फ अमोनिया बचेगी अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं रहा। तो क्वेश्चन क्या आता है कि यार कितना यूरिया के ऊपर कितना कार्बोहाइड्रेट दें तो वो ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस चीज का पता होना चाहिए ना कि अगर इतना यूरिया दे रहे हैं, इतना कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च हम दे देंगे एनिमल को, तो हमें पता लगता रहेगा कि यार सब कुछ बैलेंस चल रहा है। तो वो बैलेंस निकालने के लिए एक वैल्यू निकाली गई है जो क्या है, जो ये है आपका 1 किलोग्राम ऑफ स्टार्च फॉर 100 ग्राम ऑफ यूरिया। अब मेरे को ये बताओ 1 किलोग्राम ऑफ स्टार्च में एनर्जी कितनी होती है, टीडीएन के हिसाब से बता दो। कुछ आइडिया हो किसी को? अगले लेक्चर में बता देना, कोई बात नहीं, अभी प्रेशर फील हो रहा है तो ठीक है। तो मोटा मोटा 1 किलोग्राम ऑफ प्योर स्टार्च हमें चाहिए किसके लिए? 100 ग्राम ऑफ यूरिया को प्रॉपरली र्यूमन के माइक्रोब से यूटिलाइज करवाने के लिए, क्योंकि र्यूमन के माइक्रोब को एनर्जी तो चाहिए ना काम करने के लिए। इतना ज्यादा नाइट्रोजन जो दे दिया आप लोगों ने, अब समझ में आया है? अभी भी डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके लिए है कोई डाउट बचा है? कोई भी बोलो, कोई डाउट नहीं है? अभी सारा डाउट यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, इसको कट कर देंगे बाद में। बोलो। क्लियर है सर? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आपका डाउट? ये सब क्लियर है। ठीक है, तो मैं पूछ लूं फिर क्वेश्चन आपसे, क्लियर है तो? झूठ मत बोलना, बिल्कुल भी क्लियर है। ये सब पूछिए। हाँ, तो आप बताओ मेरे को, ये इफेक्ट ऑफ लेवल ऑफ प्रोटीन क्या है, ये क्या मतलब है इसका? सर इफेक्ट ऑफ लेवल ऑफ प्रोटीन के अंदर हम जिक्र कर रहे हैं जैसे कि एनिमल्स को जितनी नीड है उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू, मतलब जो नेचुरल प्रोटीन दे रहे हैं ना सर, नीड है उसकी, यदि वो नेचुरल फूड के अंदर प्रेजेंट है तो हमारे उसके जो एक्स्ट्रा एनपीएन देने का कोई फायदा नहीं है सर। हाँ, बस सीधी देसी बात यही है। अरे ऑलरेडी फीड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है तो फिर यूरिया क्यों दे रहे हो उसको, है ना? तो फीड के अंदर प्रोटीन कम होना चाहिए ताकि यूरिया हम जो दे रहे हैं वो कन्वर्ट होकर प्रोटीन में बदल भी जाए, उसको जरूरत है एनिमल को, है ना? दूसरा पॉइंट, इफेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट 1 किलोग्राम स्टार्च, ये क्या मतलब हुआ इस बात का? सर इसके अंदर ये था जैसे ओनली हम यदि इसको यूरिया देंगे तो उससे तो मतलब अमीनो एसिड बनेगा, कार्बोहाइड्रेट साथ कीटो एसिड हो जाएगा, कीटो एसिड और दोनों से मिलकर हमारा जो प्रोटीन बन जाएगा। यदि ये दोनों नहीं हो गए
ये मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं हुआ तो सर उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं कर हाँ। पाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं देंगे यूरिया के या प्रोटीन के कंपैरिजन में बराबर का, तो वो फर्दर माइक्रोब जो है उसको प्रोटीन को, आप प्रोटीन भी दे दो भैंस में, उसको भी डिग्रेड होकर अमोनिया में बदलना होता है। तो बेसिकली अमोनिया को हमें कीटो एसिड के साथ अटैच करना होता है। अगर वो कीटो एसिड कहां से आएगा, कार्बोहाइड्रेट से आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी। लेकिन पॉइंट का मतलब क्या है, ये मतलब नहीं है पॉइंट का, ये तो कॉमन सेंस की बात है। पॉइंट का मतलब ये है कि कितने ग्राम ऑफ यूरिया पे कितनी सी एनर्जी दे दें। तो आंसर है उसका 100 ग्राम यूरिया पे 1 किलोग्राम स्टार्च एनर्जी दे दें, ये आंसर है उसका। समझ में आ गया सारा? जी सर। बंद करें लेक्चर, अब क्लोज करें जी इसको। सर। जी सर। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि आप सबको।